सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। वेल, आज इस वीडियो के अंदर ये सिर्फ एक वीडियो नहीं रहेगी, हो सकता है आप इसे बोल सकते हैं कंप्लीट वर्कशॉप, बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन सेलिंग के ऊपर। ऑप्शन बाइंग बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर रहे होंगे, बट बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो ऑप्शन सेलिंग में इंटरेस्टेड है। हो सकता है आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो पर अपनी सेलिंग को और ज्यादा इंप्रूव करना चाहते हो और ज्यादा एक्यूरेट बनाना चाहते हो। तो आप कैसे कर पाओगे जब आप इस वीडियो के अंदर जो बारीकी आज हम डिस्कस करने वाले हैं विद वन एंड ओनली मिस्टर शुभम अग्रवाल। शुभम जी खुद एक सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल है, अपनी कंपनी रन कर रहे हैं, इसके साथ साथ ये लोगों की हेल्प कर रहे हैं और मुझे तो पर्सनली लगता है कि ही इज एक्सट्रीमली क्वालिफाइड पर्सन टू ट्रेन ऑन ऑप्शंस। सो ऑप्शंस के ऊपर आज जो सर है, इनसे बेहतर आपको शायद ही इंटरनेट पर कोई मिलेगा। तो इस वीडियो को या इस वर्कशॉप को बहुत ही ज्यादा सीरियस लीजिएगा। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने रिलेटिव परफॉर्मेंस ग्राफ के ऊपर बात करी थी, इनफैक्ट आपको स्ट्रैटेजीज दी थी अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा था तो आई बटन पे, और जब ये वीडियो खत्म होगी तो एंड स्क्रीन पर आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को जाकर भी जरूर देखिएगा, वो भी अपने आप में कंप्लीट वर्कशॉप थी। आज हम सर सेलिंग के साथ शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग सेलिंग में न्यू होंगे, उन्हें ये नहीं पता कि कब सेलिंग करनी है, कब बाइंग करनी है। देखिए, कई सारे लोग ना अपने आप को मान लेते हैं कि मैं तो सिर्फ ऑप्शन बायर हूं या मैं तो सिर्फ ऑप्शन सेलर हूं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपको ना एक अपॉर्चुनिस्ट होना चाहिए। जब मार्केट में आपको सेलिंग में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, यू कैन गो अहेड विद सेलिंग। जब आपको मार्केट में एक बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, यू कैन गो अहेड विद बाइंग। हाँ, हो सकता है कि आपकी पोर्टफोलियो से, आपका मार्केट से एक रिटर्न एक्सपेक्टेशन बहुत लिमिटेड हो, तो उस केस में आप एक स्ट्रैटेजी डिप्लॉय सेलिंग की कर सकते हैं, जैसे कि ज्यादातर लोग पैसिव तरीके से काम करते हैं, वो एक अलग चीज है। बट अगर आप एक्टिवली ट्रेड करते हैं तो आपको अपॉर्चुनिस्ट होना चाहिए। शुरू करते हैं सर आज की वीडियो के साथ। बिल्कुल पुष्कर जी, और मैं ये शुरू करूं, जैसे आपने अपॉर्चुनिस्ट के बारे में ऑलरेडी बताया, मैं थोड़ा सा उसको और एम्फसाइज करता हूं कि अगर लेट्स से हमें एक दीवार में कील लगाना है तो हम एक हथौड़े का इस्तेमाल करेंगे वो कील लगाने के लिए। बट अगर मुझे एक स्क्रू लगाना है तो मुझे स्क्रू ड्राइवर चाहिए। सिमिलरली जब आप बाजार में ट्रेड कर रहे हैं, बाजार का जो डायनेमिक्स है वो पूरा साल सेम नहीं रहता है। कभी बाजार साइडवेज है, कभी बाजार ऊपर जा रहा है, कभी बाजार नीचे जा रहा है। तो हमको भी अपना जो स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से चेंज करते रहना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि मैं ऑप्शन बायर ही हूँ, सेलिंग तो कभी करूंगा नहीं, या ऑप्शन सेलर ही हूँ, बाइंग तो कभी करूंगा नहीं। ऐसा नहीं करके एक अपॉर्चुनिस्ट बनना चाहिए, और जैसा बाजार का ट्रेंड है या मूवमेंट है उसके हिसाब से अगर हम अपना स्ट्रैटेजी को अलाइन करेंगे तो हमारा जो मुनाफा है वो और ज्यादा बनने का प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग को अपॉर्चुनिस्ट बन के रहना चाहिए, ना कि ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर। और पर्सनली मैं अपने लाइफ में दोनों करता था। बिग टाइम ऑप्शन बाइंग अगर बाजार ट्रेंडिंग है तो, और अगर बाजार साइडवेज है तो वहां पे ऑप्शन सेलिंग ही करना पड़ेगा। और काफी बड़ा बुक, मतलब हजारों करोड़ का बुक मैंने राइटिंग पे भी मैनेज किया है, और एग्जैक्टली नहीं बता सकता हूँ कौन सा टाइम फ्रेम, बट एक टाइम पे निफ्टी पे आई थिंक हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी हम बनाते थे। इतना पोजीशन हमारे क्लाइंट्स का भी खड़ा रहता था, लेकिन हम वो तब कर रहे थे जब राइटिंग के लिए बाजार फीजिबल था। तो हम लोग ये जो वीडियो है इसमें यही सीखेंगे कि पहली बात तो राइटिंग कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, और कैसे करना चाहिए के बाद भी दो तीन ऐसी चीजें हैं जो बहुत बारीक है, लोग उसके बारे में सोचते नहीं है। और अगर हमने वो दो चीजों को ठीक कर दिया तो हमारा जो स्ट्राइक रेट है, जनरली राइटिंग में 65% का स्ट्राइक रेट तो हमें मिल जाता है, वो तो मिल जाता है। लोगों को लगता है कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, बट वो नेचुरल है 65% का स्ट्राइक रेट। तो हम देखेंगे कि एक दो चीजें अगर हम फिक्स करें तो ये स्ट्राइक रेट को हम 80-84% तक लेकर के जा सकते हैं। ओके, बस बहुत सिंपल है। अगर हमने वो स्ट्राइक रेट बढ़ा दिया तो पूरा का पूरा जो ट्रेड है वो ऑटोमेटिकली प्रोबेबिलिटी हमारे फेवर में आ जाता है। तो इस तरह से हम शुरू करेंगे। तो पहले तुम्हें दो चीजों से शुरू करते हैं जो आपने बोली। पहले शुरू करते हैं कि राइटिंग जो है वो कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। कंटिन्यू। ठीक है, तो राइटिंग का जो कोर फाउंडेशन है वो क्या है कि बाजार में मूवमेंट नहीं आ रहा है, बाजार साइडवेज है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि बाजार साइडवेज है कि नहीं है, ये हमें सबसे पहले यही देखना चाहिए। क्योंकि अगर बहुत स्टीप ट्रेंड है बाजार में और उस समय पे अगर मैं राइटिंग करने के लिए जाता हूँ तो मेरा स्ट्रैटेजी ऑब्वियसली लॉस बनाएगा। अगर मुझे पता है बाजार में ट्रेंड है तो मैं क्यों जा रहा हूँ ट्रेड करने के लिए, मैं बाइंग का स्ट्रैटेजी कर सकता हूँ। तो एक मैं चीज जो यूज करता हूँ वो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आपको। सब लोग एटलीस्ट टेक्निकल एनालिसिस तो बहुत सारे लोग इंडिया में देखते ही हैं, बट मैं एक जो सिग्नल या एक इंडिकेटर जो काफी फेमस है, बहुत सारे लोग यूज भी करते होंगे, उसका नाम है ADX। तो
ADX को मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। और अगर हम इसको देखें तो जो मैं की रूल के तरह यूज करता हूँ कि अगर मुझे जानना है कि बाजार ट्रेंडिंग है कि ऑस्किलेटिंग है तो मुझे कैसे पता चलेगा। तो ये जो लाइन है ये अगर 25 के नीचे है, 25 के नीचे है मतलब बाजार साइडवेज है। अब साइडवेज भी 3 तरह के होते हैं। सो पहली चीज तो हमको देखना है कि एडीएक्स का ये जो 25, अगर लेट्स से रफली मैं ये एरिया बोल रहा हूँ, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको डैश लाइन दिख रहा है, अगर इसके नीचे है तो बाजार साइडवेज है। राइट। अगर इसके ऊपर जो जो पीरियड्स जाते हैं तब आपको जनरली राइटिंग में या तो एलोकेशन कम कर दीजिए या बाइंग की तरफ थोड़ा सा अपना एलोकेशन बढ़ा देना चाहिए और इसको थोड़ा कम कर देना चाहिए। तो 25 के नीचे होना चाहिए पहला। आप अभी सेलिंग बोल रहे हैं वो डायरेक्शनल सेलिंग की बात कर रहे हैं आप नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैं तो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी बोल रहा हूँ अभी आप ये, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए, क्योंकि कई लोग डायरेक्शनल सेलिंग भी करते हैं। Right. और वो और ज्यादा फेवरेबल हो सकता है। मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है एडीएक्स को लेकर कि अगर 25 से नीचे है तो आप नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज डिप्लॉय करो। राइट। ठीक है। और 25 से ऊपर है तो आप डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज डिप्लॉय करो। आप नेट जा सकते हो, बट अगर आपका टाइम पीरियड बड़ा है तो सेलिंग विद द ट्रेंड विल गिव यू गुड प्रॉफिट्स। बट वो आपको अल्टीमेटली डायरेक्शनल बेट लेना है। तो डायरेक्शनल बेट के बारे में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज पॉसिबल है। जैसे आप राइट करके डायरेक्शनल राइट कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले जो हमने जब प्रीवियस वीडियो जो बनाया था उसमें हमने देखा कि 1:3 1:4 का स्ट्रैटेजी हो सकता है। तो वो बहुत आर्ग्यूएबल काइंड ऑफ एक एरिया है कि अपना अपना रिस्क प्रेफरेंस के हिसाब से, जैसे वो कहते हैं ना, नमक स्वाद अनुसार। तो बाइंग जो है वो स्वाद अनुसार है कि मुझे एक का 1 चाहिए क्रेडिट स्प्रेड में, कि मुझे 1 का 3 चाहिए, 1 का 5 चाहिए या 1 का 10 चाहिए बटरफ्लाई में। राइट। तो वो जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा वास्ट है। बट मैं अभी जो मैं बता रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ नॉन डायरेक्शनल। हालांकि अगर इसके ऊपर है बाजार, लेट्स से 25 के भी ऊपर जाता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको राइटिंग का बुक बंद कर देना है। हम लोग देखेंगे कि अगर उसको सही तरीके से किया जाए, क्योंकि प्रीमियम भी ज्यादा मिलेगा। तो अगर प्रीमियम ज्यादा मिल रहा है तो स्ट्रैटेजी जस्टिफाई हो जाएगा। Right. और हम कर भी सकते हैं, लेकिन एलोकेशन थोड़ा सा कम कर देना चाहिए अगर आप वहां पर मेरे हिसाब से फिर एडजस्टमेंट्स का रोल बहुत अच्छा आ जाता है। राइट। कि अगर किसी को बेसिकली वो होगा कि एडजस्टमेंट आप तब करोगे जब आप फंसोगे। तो आपने क्या देखा कि मार्केट एक साइडवेज ट्रेंड में थी, मतलब मार्केट एक रेंज में फंसी हुई है, आपने साइडवेज स्ट्रैटेजीज यूज करी और आपका पैसा बन रहा होगा। एग्जांपल के लिए आपने आयरन कॉन्डोर यूज किया, ठीक है, इस तरीके से आपने आयरन बटरफ्लाई यूज करा, कुछ इस तरीके की जो साइडवेज स्ट्रैटेजी आपने यूज करी होगी। और आप सिंपली सेलिंग करते हो तो आपने शॉर्ट मार दिया होगा स्ट्रैंगल को या स्ट्रैडल को। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, मतलब मैं तो हेज का फेवर में हूँ। बट अगर आप उसमें फंस गए और आपको लॉस दिख रहा है एग्जांपल, क्योंकि वो होगा क्या कि एडीएक्स भागता हुआ चला गया और वो ऊपर ही निकल गया। तो अब एडीएक्स भागा मतलब मार्केट भागी, ट्रेंड भागा, स्टॉक भागा। तो वो अगर भागा तो आपको साइडवेज में नुकसान होगा। वहां पर भी कुछ ऐसे एडजस्टमेंट्स होते हैं जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा इसी वीडियो में। बिल्कुल। क्योंकि जब लोग सेलिंग करके एडजस्टमेंट नहीं जानते हैं तो फिर फंसेंगे। तो यही से कंटिन्यू करते हैं। आपने एडीएक्स वाला बात बोली, बट मैं इसमें बस एक ऐड ऑन कर रहा हूँ कि मतलब वो साइडवेज के लिए है लोगों के लिए, ये क्लियर हो गया लोगों को। तो ये जो एडीएक्स है वो 25 के अगर नीचे रहता है तो आइडिया ये है कि हम लोग को वहां पे सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगा। और जब एडीएक्स 25 के ऊपर जा रहा है तब हम लोग थोड़ा रीएलोकेट कर सकते हैं, जैसे बाइंग के स्ट्रैटेजी में थोड़ा पैसा डालें और थोड़ा बहुत राइटिंग में। तो हम देखेंगे थोड़ा एंड की तरफ जब हम जाएंगे तब हम देखेंगे कि अगर राइटिंग में जस्टिफाई हो रहा है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी मुझे पे कर रहा है, तो मैं करूंगा, नहीं तो अवॉइड करूंगा। तो वो हमको पता चलेगा। तो अब मैं इम्प्लाइड वोलेटिलिटी की बात कर रहा हूं, तो मैं सबसे पहले समझाता हूं कि राइटिंग एज अ स्ट्रैटेजी करना क्यों चाहिए। एक कंसेप्ट होता है फ्यूचर रियलाइज्ड वोलेटिलिटी। उसका मतलब 3 तरह के वोलेटिलिटी होते हैं। पहला होता है हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी, जहां पे हम ये देखते हैं कि जो पीछे मूवमेंट हुआ उसमें कितना स्टैंडर्ड डेविएशन था उस इंस्ट्रूमेंट का, इसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी। दूसरा होता है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का मतलब क्या है कि बाजार को क्या लगता है, या बाजार एज अ होल को क्या लगता है एक्सपायरी तक कितना वोलेटिलिटी होने वाला है, इसको बोलते हैं इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। बट जो बाजार ने एक्सपेक्ट किया होने वाला है वही होगा क्या, उसका तो कोई गारंटी नहीं है, मोस्टली नहीं होगा, एग्जैक्ट तो नहीं होगा। तो जो एक्चुअली होगा, जो आज हमें नहीं पता है, उसको हम बोलते हैं फ्यूचर रियलाइज्ड वोलेटिलिटी। तो जब हम ट्रेड करते हैं मार्केट में तब हम इम्प्लाइड वोलेटिलिटी पे जाकर ट्रेड करते हैं। मार्केट को क्या लग रहा है, मार्केट को क्या लग रहा है, क्या है, क्योंकि भाव वो चल रहा है बाजार में। इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे बड़ा ट्रिक यही है
कि जो भाव चल रहा है मुझे उस पर नहीं बेचना है तो मैं कैसे बेचूं? इसके बारे में हम लास्ट में तुम्हारा डायलॉग बोलना। जो भाव चल रहा है, आप एक सामान खरीदने गए बाजार में, ठीक है, या आप बेचने गए, चलो मैं एक, मेरे पास कुछ भी है, प्रीशियस थिंग है, मैं उसे बेचने गया। आप गोल्ड बेचने गए, मैं गोल्ड बेचने गया। जो गोल्ड का बाजार में भाव चल रहा है उसी पे बिकेगा। वही मान लो 65,000 चल रहा है तो 65,000 के आसपास बिकेगा, उसी पे बिकेगा। तो सिमिलरली इम्प्लाइड वोलेटिलिटी एक भाव है। विक्स का, हम इंडिया विक्स का चार्ट देखते हैं, राइट, उसका एक प्राइस है। तो मैं जब बेचने जाऊंगा, लेट्स से 15 का वोलेटिलिटी चल रहा है, मुझे 20 में बेचना है, कैसे बेचूंगा? 20 से प्राइस पे कितना डिफरेंस आएगा? प्राइस नहीं, मैं बोल रहा हूँ मुझे इम्प्लाइड वोलेटिलिटी 20 पे बेचना है, बट बाजार में भाव चल रहा है 15। बट आईवी बढ़ेगा तो प्राइस भी तो बढ़ जाएगा ना। नहीं, आईवी बढ़ा ही नहीं, आईवी 15 चल रहा है। हाँ, मैं आया और मैंने बोला कि मुझे आईवी 20 पे बेचना है आज ही, अभी। अच्छा, तो सौदा नहीं हो पाएगा। कैसे होगा कि बाजार में तो 15 चल रहा है, हम देखेंगे कि हम उसको कैसे बेचेंगे। तो वो तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, मेरे को भी समझ नहीं आया इसमें कैसे होगा। तो वो देखेंगे हम लोग कि इसको कैसे एग्जैक्टली बनाया जाए। आप तो सस्पेंस बना रहे हो। तो थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड स्टडी करते हैं। नहीं, आप अभी बताओ उसे, क्योंकि वो फिर लास्ट में मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो हम यहाँ पे रखेंगे इस चीज, ये चीज हम लोग। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फिर मैं भी भूल जाऊंगा पूछना। नहीं, मैं तो, मेरा वन ऑफ द 2 पॉइंट है जो मैंने बोला, 2 चीजें अगर आपने रेक्टिफाई की तो पूरा राइटिंग का गेम। कहने का मतलब क्या है कि अगर इफ इट इज एन ऑप्शन, तो अगर आईवी बढ़ा, अभी 15 का चल रहा है और मेरे को 20 पे बेचना है, तो अगर मुझे 20 पे बेचना है तो वो महंगा ही बिकेगा ना। लेकिन बेचेंगे कैसे 15 का? वो तो आप बताओगे, बट मैं कह रहा हूँ वो बट बिकेगा महंगा। पॉइंट ये है कि वो महंगा बिकेगा। तो हम वही करेंगे जब ADX 25 के ऊपर है। हाँ, तब हम तो ADX 25 के ऊपर होगा तो आईवी पक्का बढ़ेगा। आईवी बढ़ा हुई है। हाँ। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है ट्रेंडिंग मार्केट है तो आईवी थोड़ा नीचे होगा, लेकिन 9 का आईवी तो नहीं है। पर ट्रेंडिंग मार्केट में जरूरी नहीं कि आईवी बढ़ा ना हो, बढ़ सकता है। मैं वही बोल रहा हूँ, 9 का आईवी नहीं मिल रहा। 9 का नहीं मिलेगा, थोड़ा सा आपको हो सकता है कि आईवी का लेवल कुछ और मिल रहा है। बट आइडिया ये है कि मैं कभी भी बेचने आऊँ, ADX चाहे कहीं भी हो, जब भी मैं बेचने आऊंगा, मैं अपना जो मुझे प्राइस चाहिए वो मैं बाजार से ले सकता हूँ। अच्छा, ये हम देखेंगे। मैं वैसे आपको एक शॉर्ट में ब्रीफ कर दूं, तो मेरी डिस्कशन होती रहती है शुभम सर के साथ। तो शुभम जी और इनके जो कुछ कलीग्स थे वो एक टाइम पे इस तरीके से सेलिंग करते थे। अब आप में से और हमारे जैसे लोग तो क्या करते हैं कि स्ट्राइक बेचते हैं। ये ऑप्शन चेन आप देखते हो ना, पूरा ऑप्शन चेन, ये पूरा ऑप्शन चेन ही बेचते थे। और वो भी छोटे मोटे कैपिटल के साथ नहीं बोल रहा मैं, कुछ बहुत बड़े कैपिटल के साथ। तो एक आदमी जो पूरी ऑप्शन चेन बेचता होगा वो मार्केट में ओपन इंटरेस्ट क्रिएट करता है। तो ये शुभम सर ने किया हुआ है। और सर उस टाइम पे एवरेज में कितनी रिटर्न निकाल लेते थे आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे? मैं इसको लिंक करता हूँ कैसे आता था रिटर्न। जो कंसेप्ट है, अभी हमने FRV और IV समझा। FRV और IV के बीच में 4% का फर्क हुआ करता था। तब था, अब नहीं होता। अब नहीं है। हाँ। 4% का फर्क हुआ करता था, इसलिए बेचना और ज्यादा सेंस बनता था। और जो कुछ 5 साल के पीरियड में जो एवरेज एनुअलाइज CAGR था वो 42% था बड़ा बुक पे। यही बस समझाना चाहता था मैं। जो बड़ी बुक है वो बड़ी बुक आप समझ लो हजारों करोड़ से ऊपर की बात कर रहे हैं, तो उस बुक पे 42% निकालना सेलिंग करके कमेंडेबल है। और वहां से ही कुछ सीक्रेट्स आज आपको मिलने वाले हैं। कंटिन्यू करते हैं सर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये IV FRV, अब इसको एकदम हमको रट लेना है इस चीज को। तो हम जब कोई ट्रेड करते हैं, हम IV पे करते हैं, तो हम ऑप्शन जब बेच रहे तो हम क्या कर रहे हैं, IV बेच रहे हैं। जैसे आप कोई सामान बेचते हो, मैंने बेच दिया IV, हम खरीद क्या रहे? अगर मैंने कुछ बेचा तो कुछ तो खरीदा। तो मैं थीटा खरीद रहा हूँ ना, टाइम वैल्यू खरीद रहा हूँ ना। टाइम वैल्यू तो मेरे फेवर में है, ठीक है, लेकिन मैं वोलेटिलिटी के पर्सपेक्टिव से क्या खरीद रहा हूँ? तो मैं खरीद रहा हूँ फ्यूचर रियलाइज्ड वोलेटिलिटी। अच्छा, ठीक है, मैं एक्सपेक्टेशन बेच रहा हूँ, एक्सपेक्टेशन बेच रहा हूँ और फ्यूचर की रियलाइज्ड वोलेटिलिटी को वो मैं खरीद रहा हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ कि 15 का वोलेटिलिटी होगा, ये मैंने बेच दिया। एक्चुअली वोलेटिलिटी हुआ 13, तो 2 का फायदा, 2 का वैसे ही फायदा हो गया। ठीक है, अब एक्चुअली वोलेटिलिटी ज्यादा बाजार चल गया, हो गया 17। ये लोगों को ना, अभी मेरे को लगता है नए लोगों को ये नहीं समझ आ रहा होगा। टिल द टाइम आप उसका रियल एग्जांपल नहीं दोगे ना, ऑप्शन की चेन से समझाओ उन्हें। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग ऑप्शन चेन खोलते हैं और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी पहले तो होता क्या है। हाँ। तो ये अगर 21,500 का ये जो कॉल ऑप्शन हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, ये ATM का जो कॉल ऑप्शन है, ठीक है, अगर हम लोग इसमें वोलेटिलिटी देखेंगे तो अभी का इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कितना है, 13.23 का वोलेटिलिटी है, राइट, ठीक है। तो अब ये जो नंबर है ऑप्शन ट्रेडर के लिए बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट नंबर होता है, और ऑप्शन राइटर को तो ये आना ही चाहिए। अगर इसके बिना आप राइटिंग कर रहे हैं, अभी रोक दीजिए,
पहले ये समझिए क्या होता है, फिर आपको राइटिंग करना चाहिए। बिकॉज अगर आप ऑप्शन बेच रहे हैं, आप ये बेच रहे हैं, राइट। ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जांपल देके समझाता हूँ लोगों को इसी के लिए, आईवी के हिसाब से, क्योंकि मैं अभी कुछ दिन पहले मैं अपने कैमरामैन से बात कर रहा था, तो उसने एक ट्रेड लिया हुआ था, तो उसने कहा कि सर मैंने सेलिंग भी करी है, बाइंग भी करी है, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक्सपायरी का किया हुआ है, ऐसा कुछ ट्रेड बनाया हुआ है, बट सर मेरे डायरेक्शन में ट्रेड गया, बट मुझे उतना फायदा नहीं हो रहा। तो मैंने कहा एक बार चेक कर आईवी का क्या हुआ। तो उसने बोला सर आईवी बढ़ गया है। तो मैंने कहा इसीलिए फायदा नहीं हो रहा। अब उसे ये भी नहीं समझ आया कि आईवी बढ़ गया तो फायदा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि प्रीमियम महंगा हो गया आईवी के बढ़ने से। तो आईवी का एक इम्पैक्ट होता है जो इनिशियली नहीं समझ आता, और वो एग्जैक्टली मंथली एक्सपायरी पे आपको ज्यादा समझ आएगा, बाई वीकली पे थोड़ा और उसका इफेक्ट होगा, और जो वीकली है उतना ज्यादा नहीं होगा, बट जितना दूर का ऑप्शन होगा उस पर उतना ज्यादा इफेक्ट होगा। क्योंकि कई सारे लोग ना 6-6 महीने साल भर के आगे के ऑप्शन बेचते हैं। अब आपने बेचा तो 13 के आईवी पे, और मार्केट में वोलेटिलिटी होगी मान लो 25 की, तो डायरेक्शन में जाने के बाद भी हो सकता है आपका उतना फायदा ना हो रहा हो, तो डेल्टा आपके फेवर में जाएगा, बट आईवी आपके फेवर में नहीं आ पाएगा। तो ये तभी समझ आएगा जब वो प्रैक्टिकली उसे कर रहा होगा। तब तक थोड़ा लेट हो चुका होगा, पैसे लग गए, क्योंकि पता नहीं था और पैसे लग गए। अगर वो 9 की आईवी चल रही है और तुमने जाके बेच दिया और वो 15-16 की भी हो गई तो भी नुकसान हो गया। राइट। तो इसीलिए पैसे लगने के बाद तो सीखना ही पड़ेगा, पहले ही सीख लेते। कई सारे लोग होंगे सर जिनका पैसे लग चुके होंगे अब सीख रहे हैं। हाँ, तो वो तो सीखना ही पड़ेगा, एक्चुअली मुझे लगता है कि वो मार्केट की दक्षिणा है, वो लेती है मार्केट, कोई ना कोई चीज में तो हमसे भी लिया था बाजार। हाँ, तो वो तो लेती है सर, वो तो मैं सबके लिए मानता हूँ। ऐसा शायद ही कोई होगा जिसका कभी लॉस ही नहीं हुआ, ऐसा तो। हाँ, तो ऐसा नहीं हो सकता जी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब एक छोटा सा और एक्सरसाइज करते हैं। ये जो 13.23 है, अब वीकली ऑप्शन के बारे में आपने बात किया, तो 13.23 का मतलब क्या होता है? बाजार का मैंने बोला एक्सपेक्टेशन है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। तो बाजार क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? निफ्टी जो है वो कितना ऊपर या कितना नीचे जाने वाला है? देखो, एक तो हो गया इंडिया विक्स से मैं निकाल रहा हूँ कि निफ्टी कितना ऊपर और कितना नीचे जाएगा। राइट। ये जो मैं आईवी देख रहा हूँ, ये तो इस वीक की एक्सपायरी है। राइट। अब हर स्ट्राइक प्राइस का अलग अलग आईवी है, तो मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग शायद ये 21,500 के लिए वो बोल रहा है। लेकिन जनरली अगर आप इंडिया विक्स का व्हाइट पेपर देखोगे, हाँ, तो जो सबसे ज्यादा वेटेज होता है वो एटीएम आईवी का होता है। अच्छा, ठीक है। और ओटीएम आईवी का वेटेज और कम होगा, तो डेफिनेटली वो एक इंडेक्स है। बट अगर आप एटीएम आईवी ट्रैक कर रहे हो तो काइंड ऑफ आप ऑलमोस्ट वही चीज ट्रैक कर रहे हो। अच्छा। तो अभी हम क्या करेंगे, 13.23 ये क्या बता रहा है कि एक साल में बाजार 13% ऊपर 13% नीचे, 68% प्रोबेबिलिटी, वन स्टैंड डेविएशन। 95% प्रोबेबिलिटी के साथ बोलूं तो 26% ऊपर 26% नीचे के अंदर बाजार रहना चाहिए विद 95% प्रोबेबिलिटी। ये स्टैंड डेविएशन मैंने स्कूल में पढ़ा था। बट अब हम आते हैं कि इसको मैं एक्चुअली रियल लाइफ में कैसे रिलेट करूं। 13.23 का आईवी दिख रहा है, आज इंट्राडे में बाजार का एक्सपेक्टेशन क्या है, कितना निफ्टी ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, कैसे पता चलेगा? वो तो आप उसे स्क्वायर रूट से निकाल। एग्जैक्टली। तो अभी यहाँ पे एक्सेल में मैंने क्या किया है, इसी चीज को किया है। 13.23 का इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 365। लेकिन आइडियली हमें 252 यूज करना चाहिए, बिकॉज जितने ट्रेडिंग डेज है। तो 0.83% बाजार ने एक्सपेक्ट करके रखा है कि 0.8% ऊपर जा सकता है और 0.8% नीचे जा सकता है। अब जब मैं राइटिंग कर रहा हूं, तो राइटिंग का फाउंडेशन क्या है? अगर मुझे लगता है कि 0.83% से कम ऊपर या नीचे आज जाने वाला है बाजार, तब मैं बेचूंगा। अगर उससे ज्यादा जाने वाला है तो बेचने में नुकसान होगा। एकदम सिंपल सा ये चीज लोगों को पता होना चाहिए। कितने लोग होंगे जो राइटिंग करते हैं उनको पता ही नहीं कि कितना % बाजार ऊपर या नीचे में मैं जाकर के बेच रहा हूँ। तो ये एक छोटा सा कैलकुलेशन तो करना ही चाहिए। आईवी मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 252, कितना % ऊपर या नीचे। ठीक है, वो एक दिन का निकल गया। एक दिन का निकल गया। मैं अगर इंट्राडे राइटिंग कर रहा हूँ, अगर मैं वीकली करना चाहता हूँ तो स्क्वायर रूट ऑफ 1/52 कर सकता हूँ, ताकि मेरा वीकली इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कर रहे हो। हाँ, तो अगर मैं इसको डिवाइड बाय 52 करता हूँ तो 1.83। ये तो आपकी वीकली आ गई। ये वीकली है, तो 1.83% बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है कि ऊपर या नीचे निफ्टी जा सकता है। अगर मुझे लगता है उससे कम होने वाला है तो मैं बेचूंगा, उससे ज्यादा होने वाला है तो मैं नहीं बेचूंगा। तो आपको कैसे लगेगा? वो फोरकास्टिंग करना पड़ेगा। हाँ, वो कैसे करोगे? तो फोरकास्टिंग पे हम आते हैं, लेकिन उसके पहले मैं एक आई ओपनर दिखाना चाहता हूँ। दिखाओ।
अब हमने ये समझ लिया, ये दोनों मैं दिखाऊंगा, बिल्कुल ठीक है। तो अब ये जो अभी हमको कंसेप्ट समझ में आया कि फ्यूचर रियलाइज्ड वोलेटिलिटी हम खरीद रहे हैं और इम्प्लाइड वोलेटिलिटी हम बेच रहे हैं। तो कमाल की बात पता है क्या है कि देखो आज आपकी मार्केट एक्सपेक्टेशंस ये हैं इंडिया विक्स को देखते हुए कि इंडिया विक्स चल रहा है मान लो 13 का, तो आपको लग रहा है 13% बाजार ऊपर जा सकता है, 13% नीचे आ सकता है, उसमें आपने स्टैंडर्ड डिवीजन को ऐड ऑन कर दिया। बट मोटा मोटा तो यही कंसेप्ट है। अब होता क्या है कि अगर मार्केट ज्यादा ऊपर या ज्यादा नीचे चली जाती है तो आईवी चेंज हो जाता है, और सारा ऑप्शंस के अंदर जब आप ट्रेड कर रहे हो तो गेम यहीं पे चेंज हो जाती है कि जब आईवी चेंज होती है। तो आईवी कब ज्यादा है कब कम है ये भी आपको पता होना चाहिए, कितने से ज्यादा पे क्या करना है। मतलब मेरा करना पड़ेगा, नहीं फॉरकास्टिंग ठीक है, बट मेरा जैसे अपना पर्सनल एक मानना है कि अगर आप दूर की सेलिंग कर रहे हो तो अगर आपको 15 से ऊपर या 16 से ऊपर का आईवी मिले तो ज्यादा अच्छा रहता है। ओके, मतलब ऐसा मेरा मानना है कि आईवी थोड़ा ज्यादा मिलेगा तो प्रीमियम थोड़ा ज्यादा मिलेगा सेलिंग करने के लिए। नहीं बट हर कुछ रिलेटिव है, तो आईवी में भी रिजीम्स होते हैं। तो जो आपने थोड़ी देर पहले एक आपसे स्ट्रैटेजी की चर्चा हो रही थी, आपकी खुद की स्ट्रैटेजी की, कि जब बाजार ऊपर भी जाता है तो चैनल में होता है। ठीक है। सिमिलरली हर बार आईवी कर लो मेरी स्ट्रैटेजी ठीक है। हर बार जब आईवी जो भी होता है वो एक रेंज में होता है। हाँ, ठीक है। अब वो रेंज रिलेटिव है, कभी 9 से 15 होगा, कभी 15 से 25 होगा, और कभी 25 से 40 होगा, और फिर 40 के ऊपर गया तो फिर तो मतलब फिर तो आप ब्लैक स्वॉन इवेंट है। हम उसके ऊपर अभी बात नहीं करते। एक चीज ये बात बता देते हैं लोगों को, जैसे आप यहाँ पे इंडिया विक्स देखते हो, ऐसे यूएस में जो विक्स होते हैं, विक्स को लोग ट्रेड करते हैं यूएस के अंदर, प्रॉपर उसके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होते हैं उसमें, विक्स के भी, उसमें भी एक्सपायरी होती है, तो वो बहुत लिक्विड है शायद वहाँ पे विक्स तो बहुत लिक्विड है, और वोलेटिलिटी इज द मोस्ट वोलेटाइल थिंग, तो उस पे भी ऑप्शंस ट्रेड होते हैं, राइट, विक्स ऑप्शन ट्रेड होते हैं। तो अभी इंडिया में आई थिंक अगर आता है तो बहुत ही लुक्रेटिव इंस्ट्रूमेंट होगा, बिकॉज आप स्ट्रेट अवे जाके विक्स पे ट्रेड ले पाओगे। सीधा स्पेक्युलेटिव होगा फिर तो, उसमें तो और कुछ है नहीं, क्योंकि देखो नहीं, उसके बाद एक चीज बचेगा, क्या, जो हम कल बात कर रहे थे राजस्थान में जो लोग करते हैं, अरे यार, कि चप्पल उछालो सीधा गिरा तो मैं जीता, उल्टा गिरा तो। यानी कहने का मतलब मेरा ये था कि डेरिवेटिव्स जो आए हैं वो हेजिंग टूल है, ठीक है, बुक पे, हाँ बुक पे नहीं। अब एग्जाम्पल मैं इसमें मानता हूँ कि मान लेते हैं किसी के पास पोर्टफोलियो है, ठीक है, और वो कॉल ऑप्शन सेल कर रहा है, तो वहां पे अगर उसके पास पोर्टफोलियो में उतनी डिलीवरी पड़ी हुई है और वो कॉल ऑप्शन सेल कर रहा है, तो यहाँ पे मतलब एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनती है ये, वो स्पेक्यूलेट नहीं है। अगर उसका एक व्यू कहता है कि भाई बढ़ेगा तो मेरे डिलीवरी में भी फायदा होगा और मैं कॉल ऑप्शन बेच के प्रीमियम भी कमा रहा हूँ, टेक्निकल टर्म में कवर्ड कॉल बोलते हैं। तो कवर्ड कॉल जो है वो एक सिंपल स्ट्रैटेजी हो गई। सिमिलरली मैंने पुट ऑप्शन बाय किया हुआ है बिकॉज मेरे पास इतना बड़ा पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स और व्हाटएवर कि भाई मैं उसे गिरने नहीं देना चाहता और मुझे डर लग रहा है कि यहाँ से गिर सकता है, तो वो एक इंश्योरेंस ले लिया। सो जो डेरिवेटिव्स है उनका जो काम है वो छोड़ के जो लोग आज की डेट में कर रहे हैं वो सब स्पेक्यूलेशन ही तो है। वही तो, अगर आप देखो कवर्ड कॉल का कितना वॉल्यूम क्रिएट होता है आज के दिन बाजार में। नहीं, मुझे लगता है बड़े लोग तो करते ही होंगे, बट वॉल्यूम कंपैरेटिवली टोटल वॉल्यूम का कितना वॉल्यूम का परसेंटेज कुछ नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल है। दूसरा जो हम हेजिंग की बात कर रहे हैं कि पुट खरीद के हेजिंग करेंगे, साल का 24% लगता है हेजिंग करने में। हाँ, नहीं वो तो सिर्फ एक इवेंट स्पेसिफिक टाइम हो गया, बट फिर भी 5 नहीं, मैं बोल रहा हूँ पूरा साल अगर आप हर महीना जाके पुट खरीदो, हाँ वो पैसा बहुत लगेगा, 24% लगेगा। हाँ, सेलिंग करने में फायदा ना 24 तो ही आ जाएगा तो ये 24% गवाना कौन चाहता है? आप अभी देखो, अगेन आपने मेरी स्ट्रैटेजी बोली थी, तो जो स्ट्रैटेजी के अंदर निफ्टी ने इवेंचुअली बढ़ना है और 24% पुट ऑप्शन सेल करके मिलेगा। अब आप प्लस कर लेना जो भी आपको बैक टेस्ट करना होगा, राइट, वैसा ही इसीलिए तो लोग पुट राइटिंग डायरेक्शनली करते हैं, उसका रीजन ही वही है। तो अब हम आते हैं वापस की इम्प्लाइड वोलेटिलिटी और एफआरवी। तो मैं क्या बताना, और मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, नॉट टू वरी, वीडियो फ्री में अवेलेबल है, 10 बार सुनना पड़ेगा, बिकॉज इफ यू आर न्यू, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, नहीं समझ आएगा। अब इन्होंने बोल दिया ब्लैक स्वॉन इवेंट होता है, प्रोबेबली नए बंदे को नहीं पता वो क्या होता है, कोई बात नहीं, आप कम से कम लिख लो, उसके बारे में स्टडी कर लेना, गूगल कर लेना, कब कब हुआ, कैसे हुआ, क्या होता है उसमें। सो आपको समझ आएंगी बहुत सारी चीजें। जो नहीं समझ आ रहा ना, जस्ट राइट द नेम्स। मैंने कवर्ड कॉल बोला, आपको कवर्ड कॉल के बारे में पढ़ना है, आप जाके पढ़ो, बट कम से कम लिख लो, नोट्स बना लो, और वीडियो को कई बार सुनना, बिकॉज नए लोगों के लिए कई सारी चीजें नहीं होंगी, फॉर श्योर होंगी। कंटिन्यू सर।
तो और मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, अभी हमने एडवांस कुछ भी डिस्कस नहीं किया। हाँ, तो अगर आप राइटिंग कर रहे हो इतना बेसिक तो आपको आना ही चाहिए। हाँ, ये आप बोल रहे हो, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, वो समझ लो वो राइटिंग सीखना चाहते हैं, कभी करा ही नहीं, सीखना चाहते हैं तो इतना आपको आना ही चाहिए। हाँ, तो हम वो उस पर कोशिश कर रहे हैं। बट मैं दोबारा से आ रहा हूँ सर, वो आदमी ने पहली बार ऑप्शन सेलिंग की वीडियो पे क्लिक किया होगा कि चल यार आज सेलिंग देख तो लूं कि होती क्या, और अगर आप उन्हें मतलब डरा दोगे तो सेलिंग नहीं करेंगे कभी, और इतना सब कुछ सीखना पड़ेगा। मैंने तो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी हुई। इनफैक्ट मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, मुझे खुद जो नंबर्स है ना, आज तो जो ये नंबर्स है इनसे मतलब ठीक है, लगाव हो रहा है, प्यार हो रहा है, बट स्कूल के टाइम में कभी मैंने मैथमेटिक्स की तरफ ध्यान नहीं दिया। आप तो मैथमेटिक्स में जीनियस थे। मेरी बहुत डांट वोलैटिलिटी था वहां पे भी। मैं एक टाइम पे बहुत अच्छा था, फिर लोवेस्ट में मैं मैथ्स में फेल हुआ था, और बाद में मैंने फाइनेंशियल इंजीनियरिंग किया। तो आप ऑसिलेट कर पूरा एकदम डिप। आई थिंक निफ्टी भी 2008 में 70% डिक्लाइन हुआ था, मैं उससे ज्यादा गिर के नीचे से फिर बाउंस बैक अच्छा हो रहा है, बाउंस बैक करना पड़ा था। कंटिन्यू सर। तो इम्प्लाइड वोलैटिलिटी और एफआरवी का डिफरेंस एक राइटर का प्रॉफिट है, प्रॉफिट और लॉस है। अच्छी बात क्या है कि ऑप्शन राइटिंग में लोग पैसा कमाते हैं कि नहीं कमाते हैं, ये हमको लोगों को पूछने की जरूरत नहीं। बस एक चीज मैं बोल रहा हूँ, लोग बेसिकली जो समझते हैं ना राइटिंग का गेम, बिकॉज जब बायर होता है ना उसका सबसे ज्यादा नुकसान होता है थीटा डीके की वजह से। तो जनरली बायर्स को ऐसा लगता है कि हम सेलिंग करेंगे तो मैं थीटा की एडवांटेज में रहूंगा। वो आईवी को नहीं कंसीडर करता जो आप आज फोकस कर रहे हो। मुझे पर्सनली लगता है कि अगर वो इंटरनेट पर 100 लोगों को सुनेगा तो 80 सिर्फ थीटा की बात कर रहे होंगे सेलिंग में। अब मैं आपको एक यहाँ पे इसी एक्सेल में एक आई ओपनिंग चीज बताता हूँ, और इसी में आप ये भी बताना, और आपने जैसे हमने एक स्ट्रैटेजी डिस्कस किया था तो आपने बोला कि ये स्ट्रैटेजी में थीटा से ज्यादा डेल्टा फेवर में है। तो वो ग्रीक्स को समझना जरूरी है। हमने ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, आप उसे देख के उससे सीख सकते हो कि ग्रीक्स क्या होते हैं। अब आप कंटिन्यू करिए। तो अब मैं क्या करता हूँ, मेरा एक सवाल है आपसे। हाँ, मैं क्रॉस, मेरी मैथमेटिक्स वीक है सर। नहीं, एकदम सिंपल रिसर्च कॉमन सेंस है, ठीक है। सो हम क्रॉस ग्रीक्स का वीडियो नहीं बना रहे, कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते, लेकिन एक सिंपल सा मेरा सवाल है। ये आपको दिख रहा है 0.83% का वोलैटिलिटी होना चाहिए, ठीक है। आपने ऑप्शन बेच दिया, ठीक। अब वोलैटिलिटी, आज वोलैटिलिटी का मतलब निफ्टी ऊपर या नीचे गया, तो आज लेट्स से 0.5% ऊपर गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.5%, ठीक है। अब ये डिफरेंस क्या है, 0.83 माइनस 0.5, 0.33, ये कहाँ गया? तो सर बेसिकली आईवी तो चेंज नहीं हुई होगी, ये तो क्लियर है कि आईवी चेंज नहीं हुई है। तो ये 0.33 जो है ये थीटा ही जो डिके हुआ है वही प्रीमियम उसे मिला होगा। एग्जैक्टली, राइट। तो हमको लग रहा है कि हम राइटिंग कर रहे हैं थीटा के लिए, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, जो इम्प्लाइड वोलैटिलिटी चल रहा है, आज अगर 0.5% का मूवमेंट आया तो बचा वो 0.33 जो डीके होके मुझे मिला, उसको हम थीटा बोल रहे हैं। तो ये हमारे पोर्टफोलियो में ऐड हो रहा है। तो ये थीटा से अलग नहीं है। जब आप क्रॉस ग्रीक रिलेशनशिप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये डीके भी आपके पोर्टफोलियो में आ रहा है। तो क्योंकि अगर वो 0.83 मूव ही नहीं होता, मान लो वहीं का वहीं बाजार खुल जाता, तो वो पूरा ही जो मेल्ट होता वो थीटा डीके उस दिन का पूरा मिलता। तो 0.83% का जो मूवमेंट उसको लेना था वो लिया नहीं, तो वो आपको ऐसा प्रीमियम मिल गया। बिकॉज थीटा जो है वो हम बोलते हैं टाइम वैल्यू। एक हफ्ते में इतना कितना टाइम होता है जो इंटरेस्ट रेट इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। तो ये जो आईवी का जो डिफरेंस है ना, जो मूवमेंट नहीं आ रहा है, उसका फर्क भी आपके पोर्टफोलियो में रोज आपको क्रेडिट मिल रहा है। उसको हम, लेकिन शायद बहुत सारे लोग उसको थीटा बोल रहे हैं। तो ये प्रॉफिट है यार, है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं है, बट ये जो डिफरेंस है वो वहां जाके डिके हो रहा है, वहां जाके डिके हो रहा है। आईवी का डिफरेंस वहां जाके डिके हो रहा है। समझ गया कि मूवमेंट नहीं आया तो उसका आपको पैसा मिल गया, राइट। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि ऑप्शन सेलर जो लोग बोलते हैं कि हम कमाते हैं नहीं कमाते हैं, हम देखते हैं एक्चुअली ऑप्शन सेलर का पीएनएल क्या है। राइट। बहुत स्ट्रेंज है कि मैं और आप कैसे देखेंगे ऑप्शन सेलर का पीएनएल क्या है। तो हम क्या करेंगे, इम्प्लाइड वोलैटिलिटी और फ्यूचर रियलाइज्ड वोलैटिलिटी का डिफरेंस प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे वापस जाता हूँ और ये दोनों का जो डिफरेंस है वो मैं प्लॉट करता हूँ। सो अभी मैं खाली दिखा रहा हूँ, पहले इम्प्लाइड वोलैटिलिटी जो हम बात कर रहे थे, पहले हम ऑप्शन चेन में देख रहे थे। अभी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये जो सॉलिड लाइन है ये वाला, ये इम्प्लाइड वोलैटिलिटी है। तो अगर हमको जो ग्रे कलर का लाइन है उसके ऊपर हम लोग ने फ्यूचर ओवरले किया हुआ है ब्लू वाला, तो आपको लेबल में दिखेगा कि ये ब्लू फ्यूचर है और ग्रे वाला जो है वो आईवी है। तो ये प्राइस है, हाँ, फ्यूचर का प्राइस और इम्प्लाइड वोलैटिलिटी। जनरली इसमें कोरिलेशन या रिलेशनशिप स्टडी के लिए लोग दोनों साथ में देखते हैं।
तो ये जो ग्रे वाला जो पूरा लाइन है ये इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है, ठीक है। इसमें हम बात कर रहे हैं इसका और फ्यूचर रियलाइज्ड वोलेटिलिटी का डिफरेंस, एक सेलर का प्रॉफिट या लॉस होगा। तो हम जा रहे हैं ये लास्ट वाला जो सेक्शन है, इसमें हम लोग एक्चुअली यहाँ पे कर सकते हैं IV माइनस FRV। अच्छा, तो अगर मैं IV माइनस FRV करूं तो एक चार्ट प्लॉट होता है। मैं इसको थोड़ा सा और लंबा ड्यूरेशन के लिए प्लॉट कर लेता हूं, 2020 का जनवरी से ले लेता हूं, ताकि हमारे पास कम से कम 3 साल का डेटा रहे कि 3 साल में अप्रोक्सीमेटली हम लोग ने IV माइनस FRV में हम लोग ने क्या रिलेशनशिप देखा है। अब मैं ये चार्ट आपको समझाता हूँ। हमको खाली देखना है ये जो ग्रीन्स दिख रहे हैं और जो रेड्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रीन्स है वो राइटर का प्रॉफिट है, ठीक है, और जितना बड़ा बार उतना ज्यादा प्रॉफिट। और ये जो रेड्स हैं वो राइटर का लॉसेस है, और इसमें हमने ब्रोकरेज नहीं लिया, ये रॉ है, स्लिपेजेस नहीं लिया। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको बोलूं कि आप ये सारा ग्रीन को जोड़ दीजिए और सारा रेड को माइनस कर दीजिए, तो आपको क्या लगता है कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा? अगर मैं सिर्फ उस वाले रेड को देखूं, बट वही तो गेम है ना, वही गेम है सारा। तो अगर आप पूरा जोड़ेंगे तो आपको क्या लगता है? नहीं, पूरा जोड़ने पे तो अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है ये तो नो प्रॉफिट नो लॉस आएगा। एग्जैक्टली। तो मार्केट अब परफेक्शन की तरफ बढ़ चुका है, इतना बड़ा बाजार है, क्योंकि बस अगर मैं उसे हटा दूं तो वहां से तो ग्रीन ही प्रॉफिट में। तो ये हटा नहीं सकते हैं का रीजन क्या है? ये कभी ना कभी फिर से हो सकता है कि चलते ही तो ये ज्यादा है ना, उसी चीज का तो आपको फायदा मिल रहा है। मैं इसमें फायदा भी दे देता हूँ लोगों को, हेज कर दो। बट आप हेज करोगे तो ये पूरा मिनिमाइज होगा, रहेगा सेम। हेज करते ही वो रेड कभी नहीं दिखेगा, इंटेंसिटी कम होगा, ग्रीन का भी कम हो जाएगा। हाँ, तो ग्रीन का थोड़ा कम होगा, बट आप यू विल बी इन मोर प्रॉफिट्स। मतलब अगर अब इस ग्राफ को दिखा के आप मुझसे पूछ रहे थे कि प्रॉफिट में आएगा लॉस में होगा, तो ठीक है, इंटेंसिटी देख के तो मुझे दिख रहा है कि भाई नो प्रॉफिट नो लॉस, राइट। बट अगर हेज किया और प्रॉपरली हेज किया तो वो ये जो इतना बड़ा वाला रेड है ना, ये कभी नहीं आएगा, कभी दिखेगा ही नहीं। बट सारे ग्रीन भी कम हो जाएंगे। हाँ, बट ग्रीन का उतना रेंज तो मिलेगा ना। एग्जैक्टली उतना ही कम होगा। मैथ्स अगर होल्ड करता है तो जब आप दो चीजें, एक आप स्टैटिक हेजिंग कर रहे हो, हर बार 200 पॉइंट को स्टैटिक, चलो, या हर बार 20 डेल्टा स्टैटिक, ठीक है, या डायनेमिक हेजिंग कर रहे हो। डायनेमिक हेजिंग का मतलब होता है आपने फोरकास्टिंग किया, ठीक है। तो मैं अभी डायनेमिक हेजिंग का बात मैं भी नहीं कह रहा, मैं भी स्टैटिक हेजिंग की तो बात। स्टैटिक हेजिंग मैथ्स ये बोलता है एग्जैक्टली इसका इंटेंसिटी दोनों साइड से कम होगा, एग्जैक्ट कम होगा। द आंसर विल अगेन बी 0, क्योंकि जितना आप इसको रिड्यूस करोगे उतना यहां से रिड्यूस होगा, आंसर विल स्टिल बी 0। और ये 0 है ना, बहुत बड़ा इन्वेंशन है जो आर्यभट्टा ने बनाया था ना, मतलब ये 0 एज अ वर्ड बहुत बड़ा इन्वेंशन है। आप कितने सारे स्ट्रैटेजी टेस्ट करने जाओ, कॉमन सेंस है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप एक स्टैटिक हेजिंग कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होकर के वो मल्टीप्लाई होकर के वही आएगा जहां वो था। तो ये 0, मतलब ये इक्वेशन में जो है हेज, स्टैटिक हेज के बाद सेम इक्वेशन होल्ड करेगा विथ लेस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कम हो जाएगी, वो तो मेरे को क्लियरली समझ आ गया। नहीं, अभी एक बात बताओ ना कि अगर मान लेते हैं व्हेन आई एम इन अ सेलिंग स्प्रेड, ठीक है, मैं अगेन क्रेडिट स्प्रेड जैसे मैं आपको बताता भी हूँ, तो क्रेडिट स्प्रेड के अंदर मेरे को थीटा का बेनिफिट हो रहा है, ऑप्शन 0 हो रहा है। हाँ, मेरी रेंज जहाँ पे 200 पॉइंट की थी वहाँ पे 100 पॉइंट की हो जाएगी अगर मैंने हेज किया तो। तो मेरे को ब्रेक इवन जो होगा वो एक लिमिटेड ब्रेक इवन मिलेगा, सेलिंग में तो पूरा मिलेगा। बट जो सेलिंग का लॉस है वो तो मेरा पूरा हेज हो गया। मान लेते 20% का प्रॉफिट, 20% का लॉस आ रहा है, तो जो लॉसेस होंगे वो ये भी रेड इतने बड़े नहीं होंगे, बट इवेंचुअली ग्रीन ज्यादा होंगे मेरे हिसाब से। तो मतलब ऐसा मुझे लगता है, मैं 100% श्योर हूँ मैथ्स विल होल्ड। इंटेंसिटी दो, मैं अगेन अगर आप डायनेमिक हेजिंग कर रहे हो तो मैं बोल रहा हूँ हो सकता है। डायनेमिक हेजिंग, एक सेकेंड, इसके ऊपर ना मतलब बहुत सब्जेक्टिव है कि अगर आपका रेंज, हाँ, स्ट्रेटजी क्या डिप्लॉय कर रहे हैं किस टाइम पे, इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर आप हर बार रेंज अलग सिलेक्ट कर रहे हो हेजिंग का तो चेंज हो सकता है। बट अगर आप काइंड ऑफ फिक्स्ड रेंज लेकर के चल रहे हो या फिक्स्ड डेल्टा जिसको बोलते हैं लेकर के चल रहे हो, इक्वेशन विल होल्ड एज इट इज, कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि एग्जैक्ट मैथ होल्ड करेगा। यहाँ पे लोग बोलेंगे व्हाट शुड वी डू देन, फिर तो वो कह रहे सेलिंग में प्रॉफिट। एग्जैक्टली मेरा यही पॉइंट था। अब मैं उस पे आता हूँ, नीड क्या है फोरकास्टिंग का। यहाँ पे जितने लोग ट्रेड कर रहे हैं, कोई लॉन्ग टर्म में, हो सकता है शॉर्ट टर्म में प्रॉफिटेबल है, लॉन्ग रन में अगर आप देखोगे कोई भी राइटर का पीएनएल सिर्फ रोज, आप पूछो अपने आप को, जितने भी लोग, आई एम श्योर आप रोज जाकर के वो स्ट्रैटेजी नहीं कर रहे, लेकिन जितने लोग बेच रहे हैं, तो मैं आपको पूछ रहा हूँ, आप यहाँ हाथ रखो दिल पे,
अब पूछो कि मैं रोज आकर के सुबह बाजार खुलता है मैं आके बेच देता हूँ, ठीक है, जो ऑप्शन मिल रहा है मैं बेच देता हूँ। अच्छा, 3 साल बाद ऐसे या तो नहीं 5 साल बनाएगा वो बाद कभी पैसे, प्रॉफिटेबल हो सकता है। ऐसे तो नहीं बनाएगा, ऐसे उसको भी पता है, ऐसे कोई पैसे नहीं बनाएगा जैसे आप बोल रहे हो, ऐसे तो नहीं बनेगा। लोग तो वही कर रहे हैं। ऐसे तो सेलिंग में भी क्या, बाइंग किसी में भी नहीं बनेगा। बट लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को आज ये लगता है कि आप आओ रैंडमली बाजार में रोज आके ऑप्शन बेच दो और आपके पैसे बन जाएंगे। वो मैं समझ रहा हूँ कि वो सुबह सुबह आके स्ट्रैडल बेच दिया या स्ट्रैंगल बेच दिया और लग रहा है पैसा बनेगा, वो एक अलग बात है, वो तो एक ना एक दिन तो मार्केट खाई जाएगी। ठीक है, तो अब अगर मुझे रोज बेचना भी है और इस चीज को प्रॉफिटेबल बनाना है तो कैसे करूंगा मैं इस चीज को, कैसे मैं इसी चीज को प्रॉफिटेबल बना सकता हूँ कि मैं रोज आकर के बेचूं और मेरा ओवरऑल राइटिंग का ट्रेड प्रॉफिटेबल बन जाए। या तो जब एक बड़ा मुझे चेंज लग रहा है, बड़ा स्पीड से मूवमेंट आ रहा है, तो फिर हटना पड़ेगा वहां से। राइट, तो एक तो वो तरीका है, हाँ, जो कि आप लकी होगे कि नहीं होगे नहीं पता, नहीं वो तो फिर मार्केट को ट्रैक करना पड़ेगा। राइट। तो अब मैं बताता हूँ कंसिस्टेंट तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो लोगों को लगता है कि मैं राइटिंग कर रहा हूँ तो मुझे फोरकास्टिंग करने की जरूरत नहीं है, वो गलत है। जब तक अगर आप बाजार जो भाव दे रहा है, जो एक्सपेक्टेशन है उसी से इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बन रहा है, उसी एक्सपेक्टेशन को जाके आप बेच रहे हो, तो आपका नेट पैसा कैसे बनने वाला है, राइट। और अब तो एफआरवी और आईवी में डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे हम चार्ट में भी देख रहे हैं 0 है। तो जब तक हम फोरकास्टिंग नहीं करेंगे इवन राइटिंग में, तब तक बाजार मुझे पैसा नहीं देने वाला। अब यहाँ पे एक डिफरेंस, अब यहाँ पे स्टार्टिंग से आ गए हम, जब मैंने बोला था कि हम डायरेक्शनल सेलिंग नहीं कर सकते क्या, तो डायरेक्शनल सेलिंग विल बी मोर प्रॉफिटेबल। एक वो तरीका है। अभी मैं जो फोरकास्टिंग बोल रहा हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट है। सो फोरकास्टिंग से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि निफ्टी कहाँ जाने वाला है। ठीक है, आईवी की भी हो सकती है फोरकास्टिंग, आईवी का, या तो दूसरा हो सकता है रेंज फोरकास्टिंग। सो एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से बाजार ऊपर जाने वाला एक फोरकास्ट है, ठीक है, नीचे जाने वाला एक फोरकास्ट है, यहाँ तक नहीं जाएगा, यहाँ तक नहीं जाएगा। हाँ, तो हमको क्या करना है कि इसके ऊपर नहीं जाएगा, इसके नीचे नहीं जाएगा, और गया तो मैं वहां से निकल जाऊंगा, तो स्टॉप लॉस या जो भी है। और सो मुझे पहले अपना एक इंडिपेंडेंट फोरकास्ट बनाना पड़ेगा कि इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा बाजार, इस लेवल के नीचे नहीं जाएगा। अब जैसे हमने इम्प्लाइड वोलेटिलिटी को कन्वर्ट किया था रेंज में 0.83, हम अपना रेंज को वापस कन्वर्ट करेंगे कि इम्प्लाइड या जो भी वोलेटिलिटी मेरा एक्सपेक्टेशन है वोलेटिलिटी का वो कितना है, ठीक है। और फिर हम उसको कंपेयर करेंगे कि बाजार क्या भाव दे रहा है, मुझे क्या चाहिए। अगर ज्यादा मिल रहा है तो बहुत सिंपल है, तो उस पे अभी हम लोग आते हैं कि हम लोग एग्जैक्टली करेंगे कैसे। तो अब फोरकास्टिंग की मैं बात करता हूँ। तो फोरकास्टिंग का जो एक मेथोडोलॉजी है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट के अंदर उस फोरकास्टिंग को जनरेट करेंगे, बट मैं आपको बैकग्राउंड देता हूँ कि कैसे करने वाले। तो गाल्च करके एक मेथड होता है, गाल्च आज हमने स्कूल में भी, शायद स्कूल में नहीं, शायद कॉलेज में पढ़ा होगा। आपने पढ़ा होगा, मेरे पास मैथमेटिक्स नहीं थी। ओके, नहीं, बट सबके करिकुलम में था ये गाल्च और आल्च मेथोडोलॉजी। अच्छा, तो नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। मैंने स्टैट्स पढ़ा हुआ है कॉलेज में। हाँ, स्टैट्स का पार्ट। हाँ, स्टैट्स पढ़ा है, बट स्टैट्स में मीन रिवर्जन, स्टैंडर्ड डेविएशन वहीं तक पढ़ा है सर। ओके मैं वहीं तक ही हूँ। हो सकता है, बट जनरली मतलब आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारे कलीग के बच्चे हैं, उनके आप भी बुक इंजीनियरिंग में, कॉलेजेस की बात करोगे तो शायद पढ़ाते होंगे, में भी शायद। तो ये जो गाल्च है, नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको बोलते हैं जनरल ऑटो रिग्रेसिव कंडीशनल हेटेरोस्केडास्टिसिटी। हाँ, ये आप ही का मेथड, आप ही के मुंह से सुना हुआ है मैंने। वो पिछले साल सुना था मैंने। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, मॉडिफाइड गाल्च यूज करने वाले। मतलब मॉडिफाइड मतलब रॉ फॉर्म में गाल्च नहीं यूज करेंगे, बाजार के लिए जो यूज किया जा सके वैसा गाल्च हम लोग डिप्लॉय करेंगे। तो उससे होता क्या है, आप लोगों को मैं बोलूंगा, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, अब ये जो मॉडल है बहुत इंपॉर्टेंट, बट फिर भी काफी सारे लोगों के सर के ऊपर से जाएगा। सुन लेना इंपॉर्टेंट, क्या है, सुन लेना, क्योंकि ये दोबारा आपको ना इंटरनेट पर कहीं और सुनने को नहीं मिलेगा। और लास्ट टाइम जब ये सुना था और जिन लोगों ने समझा था, मैं आपको जेन्युइनली एक चीज बताऊंगा कि आप मार्केट में हजारों लाखों रुपए खर्च करो, बट ये चीजें आपको सुनने को नहीं मिलेंगी। अब कई लोग बोलेंगे कि मैं जनरली बताता हूँ कि लोगों को ऐसा लगता है कि ये हमारे काम का नहीं है। हम जो करते हैं वो हम बड़ा सिंपल करते हैं, हम तो मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर्स पे ट्रेड करते हैं, हमें नहीं मतलब इन सब चीजों से, कोई लेना देना ही नहीं है। मैं कहता हूँ आप फिर भी सुन लो, क्योंकि आज लेना देना नहीं है, कल जब होगा तो आपको पता नहीं ये सब चीजें मिलेंगी नहीं मिलेंगी। तो आपको करना वही है जो आपको करना पड़ा, आपको अपने मॉडल्स को भी इवॉल्व करना ना। तो जस्ट लिसन टू दिस, कंटिन्यू सर।
तो मैं अपना लाइफ में भी मतलब सीखने का चाह हमेशा होना चाहिए। और अल्टीमेटली आएंगे तो सिंपल सा राइटिंग के ट्रेड पे ही, बट कंसेप्ट जानना जरूरी है कि एग्जैक्टली कंसेप्ट कहाँ से इवॉल्व हो रहा है। तो अब हम आते हैं वापस कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी को अगर मुझे फोरकास्ट करना है, अब इम्प्लाइड वोलेटिलिटी थोड़ा डिफरेंट होता है। एक अगर आप स्टॉक को देखते हो, मैं एक काम करता हूँ, एक व्हाइट बोर्ड यहाँ पे यूज करता हूँ कि अगर हम कोई स्टॉक को देखते हैं तो वो ऐसा जा सकता है, राइट, या इंडेक्स एक ट्रेंडिंग फॉर्म में हो सकता है। कभी वोलेटिलिटी ऐसा हो सकता है बिल्कुल ही ट्रेंडिंग, पूरा तरह से ट्रेंड, मतलब रिवर्स कर देता है ना। जो जनरली अगर एक किंग आएगा भी तो वहाँ पे मीन रिवर्जन हो जाएगा। तो वोलेटिलिटी जनरली ऐसा होता है, राइट। वोलेटिलिटी हमेशा आपको ऐसा दिखेगा, राइट। अब इस इंस्ट्रूमेंट को मैं ट्रेड करना चाहता हूँ, इस पे कैसे मूविंग एवरेज लगाऊं? नहीं, ये अगर आप करना डिपेंड करता है ना, क्योंकि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स या तो ये तो आईटीसी का चार्ट दिख रहा है से 1 साल 1.5 साल पहले था, मतलब अभी तो वही है ना, ये एक रेंज में फंसा हुआ है, एक रेंज में। तो इसको ट्रेड करने का जो मॉडल होता है वो पूरा अलग है। तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी या वोलेटिलिटी को जब कोई भी मॉडलिंग करते हैं तब हमको थोड़ा सा स्टैट्स टेक्निक को यूज करना पड़ेगा। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आपको खुद से कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना है, बट बैकग्राउंड थोड़ा जानना जरूरी कि इस तरह का चार्ट होता है। तो अब इसको हम कैसे फोरकास्ट करें कि ये कहाँ जाने वाला है? तो उसके लिए जो एक अच्छा मॉडल है दैट इज गाल्च। गाल्च का मतलब रॉ फॉर्म में नहीं बट मॉडिफाइड गाल्च बेसिकली यूज कर सकते हैं। तो अब इससे होगा क्या, ये फोरकास्टिंग के बाद हमको ये पता चलेगा कि कहाँ पे बाजार का अपर और लोअर रेंज क्या है। तो हम लोग ये करना क्यों चाह रहे हैं, ये बाजार का या विक्स का? हम लोग बाजार का रेंज पहले विक्स फोरकास्ट करेंगे और विक्स से हम लोग वापस तो हम पहले विक्स ही निकालेंगे, फोरकास्ट करेंगे, विक्स निकालेंगे, विक्स फोरकास्ट करेंगे और विक्स को हम रिवर्स कंप्यूट कर सकते हैं कि रेंज का है। मतलब अभी एक अगर हम हिस्टोरिकली देखें, हमें दिखता है कि लोअर रेंज पे विक्स 9, 10, 11 का रहता है। 9, 10, 11 लोअर रेंज, राइट। अपर रेंज 15, 16, 16 प्लस, मतलब कुछ मार्केट में थोड़ा सा हलचल हो रही है, आप उसे अपर साइड पे भी पकड़ना है तो 18 पकड़ लो, 18 से ऊपर तो फिर एक किंग फॉर्म कर देगा। तो मैं इसको थोड़ा सा और नहीं, ये मैं हिस्टोरिकली बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके गार्च मॉडल से जाएगा नहीं जाएगा, बट लोगों के लिए है कि लोअर साइड पे 9, 10 का आया तो मतलब आपको लोअर रेंज मिल गया, अपर रेंज 16, 17, 18 या अपर रेंज मिल गया, और ये हिस्टोरिकली है। ये हिस्टोरिकली है, लेकिन अगर मैं एक दिन के लिए बेच रहा हूँ तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आज बाजार कितना ऊपर या कितना नीचे जा सकता है, ये मुझे फोरकास्ट करना है। तो एक दिन का तो फिर आप उसके हिसाब से निकालोगे। तो मैं अभी एक्सेल में एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये 0.83 निकाला था, हाँ ठीक है। अभी बाजार कितना चल रहा है, 21,500 जी, ठीक है। तो बाजार क्या बोल रहा है कि 21,500 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस ये परसेंटेज, तो अपर रेंज 21,680 का है, ये बाजार बोल रहा है एज पर दिस आईवी, राइट। एंड दिस मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस ये जो परसेंटेज है, ये लोअर रेंज है। तो आज का बाजार का एक्सपेक्टेशन क्या है? बाजार का एक्सपेक्टेशन है 320 से 680, 320 से 680 के बीच में रहेगा। अब मैं गाज से क्या करने बोल रहा हूं, आप फोरकास्ट निकालो खुद का। अगर आपको लगता है कि ये जो रेंज है वो 21,000, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, 21,640 का अपर रेंज रहेगा और 21,350 का लोअर रेंज रहेगा। ये मेरा गाल्च मॉडल, जो भी मेरा, मैं गाल्च बोल रहा हूँ, आपके पास कोई और तरीका हो सकता है फोरकास्ट करने का, बट ये तो आपको करना ही पड़ेगा अगर आप राइट करना चाहते हैं। अगर एक तो आप गाल्च मॉडल से निकाल रहे हो, लोगों ने लास्ट स्विंग को पकड़ लिया, अपर साइड का रेजिस्टेंस, लोअर साइड का सपोर्ट, और वो फिगर्स यहाँ पे लिख दी कि भैया ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो भी वो इन नंबर्स पे पहुंच, अगर वो नंबर आपका अच्छा स्ट्राइक रेट दे रहा है तो बिल्कुल करना चाहिए। जनरली तो वो भी अच्छा करता ही है अगर है तो, बिकॉज एक दिन का हम फोरकास्ट ले रहे हैं कि इसके ऊपर नहीं जाएगा। तो हम एक लास्ट स्विंग जहाँ पे प्राइस ने 1-2 बार रिएक्ट किया हुआ है, तो हमें लग रहा है कि मतलब उसके ऊपर तो ब्रेकआउट ही है ना फिर, राइट। तो आप वो कर सकते हो, अगर आपका रेंज आप टेस्ट करके देखो, अगर आपका वो रेंज परफेक्टली अगर आ रहा है तो हम लोग वही इक्वेशन को यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। तो फोरकास्टिंग का तरीका अलग अलग हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ गाल्च, हो सकता है आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से। हाँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम लोग वही करने वाले हैं, which is okay. मैं तो लोगों के हिसाब से बात करूंगा, which is okay, कोई दिक्कत ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ जो भी रेंज आएगा, अब ये कंसेप्ट को समझने के लिए ये रेंज मैंने यहाँ लिख दिया। अब मेरा फोरकास्ट है, ये बाजार का फोरकास्ट है। अभी ये दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो क्या दिख रहा है? दिख रहा है कि बाजार जितना मुझे लग रहा है, छोटी कर दी, मेरा रेंज छोटा है, तो मैं बोल रहा हूँ जितना मुझे लग रहा है वो वोलेटिलिटी होगा, बाजार को उससे ज्यादा लग रहा है।
तो कोई भी चीज मतलब आईवी महंगा है, आईवी महंगा है, आईवी महंगा है, तो बहुत सिंपल सा ट्रेड क्या होगा कि मैं आईवी जाके बेच दूंगा, मतलब आप शॉर्ट करोगे। मैं शॉर्ट करूंगा। अब इंटरेस्टिंग पार्ट थोड़ी देर के बाद आएगा जब मैं बोलूंगा कि मुझे लगता है कि 21,700 का अपर रेंज है और 21,300 का लो रेंज करना चाहिए। बाइंग नहीं करेंगे हम, फिर भी बेचेंगे। और मैं ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा कि ये कैसे करेंगे। तो फिर हम क्या वॉली स्ट्राइक बेचेंगे जहां पर आईवी ज्यादा है? जरूरी नहीं है, हो सकता है मेरा और ज्यादा, अगर मैं बोलूं 21,750 का रेंज है और बढ़ा लो और 21,250 का है, तब आप क्या करेंगे? फिर तो और बढ़ा लो, तो कोविड सिचुएशन ले लो आप, 2,000 पॉइंट की रेंज ले लो, तो कुछ भी फोरकास्ट तो हो ही सकता है, तब क्या करेंगे? तो अब पहले हम लोग फर्स्ट वाला सिचुएशन को देखते हैं। ठीक है। तो पहले मैं दिखाता हूँ फोरकास्टिंग एग्जैक्टली गाज का। सो एक तो वो तरीका है, अगर आपके पास सपोर्ट रेजिस्टेंस या और कोई मेथोडोलॉजी आप उससे भी कर सकते हैं। गाज का जो मेथोडोलॉजी है, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ कॉन्सेप्ट के अंदर, गाज का जो मेथोडोलॉजी वो आप डायरेक्टली प्लॉट करके देख सकते हैं। तो ऑप्शन राइटर के अंदर में मैं आया हूँ। बेसिकली जो कॉन्सेप्ट में यूज कर रहे हैं ना, ये बेसिकली आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना कि क्या जाके सर्च किया, क्योंकि ये इनकी जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो कंफ्यूज हो सकते हो आप। तो यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे निफ्टी मैंने डाला है, ठीक है, एज एन इंस्ट्रूमेंट। ऊपर आपको दिखेगा कि निफ्टी का इंस्ट्रूमेंट है। बस यहाँ पे मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग चीज आ रही है, गैप अप रिस्क जो 1.7% लिखा हुआ है, एक बार इसे भी क्लियर कर दो। सो यहाँ पे दो नंबर है, एक मीडियन गैप है 0.34, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि हम लोग इसको देख पाए। तो मीडियन गैप है 0.34, मतलब ऑन अ डेली बेसिस जो गैप का एक्सपेक्टेशन है, अगर गैप होता है तो 0.34% बाजार या तो ऊपर या तो नीचे खुल जाता है। ठीक है। बट अगर बाजार में वोलेटिलिटी थोड़ा सा बढ़ा, जो कभी कभी जैसे हम देखते हैं, तो 1.7 ऊपर या नीचे भी खुल सकता है। तो अब ये अपर गैप है, ये बट अभी के हिसाब से बता रहा हूं, अभी के हिसाब से अपर गैप का रिस्क, मतलब ऊपर खुलने का रिस्क कितना है 1.7 और नीचे करने का 0.88। तो ये भी बता रहा है कि बाजार जो है वो तेजी के ट्रेंड में। हाँ, ये एक मॉडर्न चीज है, राइट। सो ये आपको बता रहा है मीडियन गैप अप का कितना रिस्क है अभी के हिसाब से, डाउन का कितना रिस्क है, और ये इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसके अंदर ज्यादा डिटेल में शायद नहीं जाएंगे, बिकॉज कॉम्प्लिकेटेड। ये तो बढ़िया चीज है। तो मैं आपको वही क्वेश्चन पूछता हूँ, चलिए। हाँ, क्योंकि मेरे दिमाग में बड़ा अच्छा आ रहा है, इससे कुछ तो बताता हूँ। जनरली गैप के बारे में पहली बात तो हमको सोचना कब चाहिए, जब मैं ओवरनाइट राइटिंग लेके जा रहा हूँ। यस, इंट्राडे नहीं, जब ओवरनाइट लेके जा रहा हूँ। इंट्राडे जरूरी है हमें लोगों को बोलना, पोजिशनल राइटिंग बिल्कुल, पोजिशनल राइटिंग ऐसे उसी में बनेगा। पोजिशनल राइटिंग भी बिल्कुल करना चाहिए, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ कि अगर आप ओवरनाइट लेकर के जा रहे हैं पोजिशन, तब आप गैप के बारे में सोचेंगे। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक दिन में बाजार में गैप का रिस्क, लेट्स से मैं बड़ा रिस्क का बात करता हूँ और इसको राउंड ऑफ कर देते हैं 2%। ये रिस्क क्यों है? प्रॉफिट भी तो है। राइटर है ना, हम तो राइट कर रहे हैं। तो सर हम दोनों बेच रहे हैं अभी, यही तो दिक्कत है जो आप अभी मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं बात कर रहा हूँ दोनों बेचने की। हाँ, तो आप जो बात कर रहे हो आप साइडवेज मार्केट पे ही रहते हो, और मैं सिर्फ सेलिंग की बात कर रहा हूँ। मैं सेलिंग दोनों करूंगा। हाँ, आप दोनों करो, आप जो दोनों करोगे तभी आप कह रहे हो कि वो जीरो इक्वेशन आ रही है। बट अगर कोई डायरेक्शनल सेलिंग सही पकड़ रहा है तो ये तो प्रॉफिट है। बट मैं डायरेक्शनल सेलिंग इससे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हाँ, वही कर, इससे दोनों हो जाएगा। हाँ। मैं फिर भी दोनों बेचूंगा। ठीक है, मैं दिखाता हूँ, क्योंकि मॉडल अपने आप को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर रहा है। तो मैं, वो एक कहावत है ना कि आप खीर खाएंगे कि लड्डू, दोनों खाएंगे जब मन करेगा। जब घर में एक ही कटोरी है, क्या दोनों खाएंगे? हाँ। तो वैसा ही है, मैं सिर्फ कॉल क्यों बेचूं? जो आप बोल रहे हो मैं उससे रिलेट कर रहा हूँ। अभी जो हम एक स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे थे उसमें भी हम कॉल और पुट दोनों बेच रहे थे, बट अभी वो एट द मनी नहीं है। हम किस तरीके से उस पर काम कर रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर अगर गैप अप का जो आप लोगों को रिस्क बोल रहे हो, मतलब वो रिवॉर्ड भी हो सकता है। रिवॉर्ड भी हो सकता है अगर आपने 1 लाख बेचा। हाँ, तो एक एग्जांपल, आप दोनों का जो बेच रहे हो उसमें डिफरेंस क्या है और उससे मिलना क्या है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। क्योंकि मतलब मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें आ रही है, तो वो मैं शेयर कर पाऊंगा। हाँ, इस तो अभी मैं ये वीडियो आपके नाम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। लोग बोलेंगे तो, क्योंकि इट इज गैप अप्स एंड गैप डाउन्स आर नॉट ऑलवेज रिस्क, they can be profitable also. They are profits, right? Because आपकी डायरेक्शन में गैप अप हो गया या आपकी डायरेक्शन में गैप डाउन हो गया तो मजा आ जाएगा। वो तो है। तो ऑप्शन जीरो तो करना ही है ना, सेलिंग करने का मतलब क्या, जीरो करना। एब्सोल्युटली। डायरेक्शनल राइटिंग के जब हम बात करेंगे एक लेग में, तो बिल्कुल ये चीज प्रॉफिटेबल है। बट अगर हम लोग दोनों बेच रहे हैं, और मैं दोनों इसलिए बेचने का बात कर रहा हूँ क्योंकि हम थोड़ी देर में देखेंगे, मैं अभी थोड़ा सा जल्दी रिवील कर देता हूँ, तो आई थिंक थोड़ा सा हम लोग रिलेट कर पाएंगे। जी, हम इक्विडिस्टेंट नहीं बेचने वाले।
अब मैं हम भी कॉल का लेवल कुछ और रखेंगे, पुट का लेवल कुछ और रखेंगे, यही एक मेरे दिमाग में चल रहा था। राइट। हम अलग अलग रखेंगे। तो अगर बाजार तेजी में है तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं कॉल दूर बेचूंगा, राइट, और पुट पास में बेचूंगा। Right. तो ऑटोमेटिकली इस चीज को एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन जब गैप होगा, मैंने भले दूर कॉल बेचा, लेकिन अगर गैप हो रहा है तो उस केस में Right. मेरे लिए गैप रिस्क है। या लेट्स से बाजार साइडवेज है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एक दिन में लगभग मैं बोलता हूँ 2% का गैप रिस्क है, तो राउंड ऑफ कर रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, 2% का गैप रिस्क है, और मुझे 7 दिन के लिए पोजीशन लेके जाना है, एक दिन का गैप रिस्क 2% है, तो 7 दिन का गैप रिस्क कितना? पहली बात तो 14% नहीं होगा जो लोग बता रहे हैं, वो तो आपको निकालना पड़ेगा, 3% आएगा एग्जांपल। सो अगर मैं बताऊं तो गैप तो रोज नहीं होता है, ये 2% का गैप रोज नहीं होता। मैं वही बता रहा हूँ लोगों को। तो जब कोई आदमी, मैं किस चीज पे आ रहा हूँ कि अगर आप पोजिशनल राइटिंग करते हैं तो एक दिन के लिए कैरी करना में आपका गैप रिस्क उतना ही है जितना आप 7 दिन के लिए कैरी करोगे। एग्जैक्टली सेम नहीं है, एग्जैक्टली नहीं है, और थोड़ा सा आसपास ही है। बट ये 2 का 2.5 होगा, वो 14, 3 हो सकता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज जो गैप है वो ओकेजनल गैप्स है। एक हफ्ते में ये एक बार रिपीट होने का ही चांस बहुत कम है। यस। अगर आप एक हफ्ते का गैप ले रहे हो तो 2 ही रहने वाला है मोस्टली, 2.2 हो जाएगा, 2.3 हो जाएगा, उससे ज्यादा गैप का रिस्क नहीं ठीक है। तो आइडिया ये है, जब कोई पोजिशनल राइटिंग कर रहा है, अगर आप एक दिन के लिए ओवरनाइट लेके जा रहे हो ना, तो फिर 3-4 दिन के लिए लेके जाओ ताकि कमाने मिले। यस। क्योंकि सिर्फ एक दिन में आपका गैप रिस्क उतना ही है, ये बताता है। बट अगर ये नंबर्स देखें तो ये नंबर आपको अभी के बाजार के हिसाब से बता रहा है कि आपका गैप अप का रिस्क ज्यादा है, गैप डाउन का रिस्क कम, मार्केट बुलिश है, मार्केट बुलिश। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो गाल्च की मैंने बात की, वो गाल्च से रेंज फोरकास्टिंग, यहाँ पे अगर हम देखेंगे एनालिटिकल रेंज, तो ये गाल्च का फोरकास्टिंग है 21,684 और 21,334। ये गाल्च मॉडल बता रहा है, बाजार का सिचुएशन से बदलता रहेगा। ये गार्ड्स के बारे में थोड़ा सा बताओ ना, क्योंकि लोगों को समझ आएगा कैसे निकाल के दिया गार्ड्स ने। सो एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जहाँ पे जैसे आप मूविंग एवरेज देखते हो, तो उसी तरह से मूविंग एवरेज जो है वो काइंड ऑफ, उसको हम बोलते हैं लैगिंग इंडिकेटर। जब हो गया तब हमको पता चला। बट गाल्च आल्च ये जो मॉडल्स है, इसका बेनिफिट क्या है, ये फॉरवर्ड लुकिंग इंडिकेटर्स है। ओके। मतलब पीछे का जो ट्रेंड है, लेट्स से जो भी बाजार में लेट्स से 0.5% का कंटिन्यूअस एक अप ट्रेंड चलता आ रहा है, तो उस चीज को डिटेक्ट करके वो फोरकास्ट कर पाता है कि आगे का जो ट्रेंड है, मतलब 5 दिन बाद का अगर मुझे फोरकास्टिंग चाहिए तो 5 दिन बाद उस ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए कहाँ तक अपर रेंज और लोअर रेंज होना चाहिए, वो हम लोग गाल्च से निकाल सकते हैं, जो कि एक फॉरवर्ड लुकिंग इंडिकेटर के तौर पे यूज किया जा सकता है। जो जनरली आप देखोगे तो बहुत टेक्निकल एनालिसिस में मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर जो है वो लैगिंग इंडिकेटर है। तो स्टैटिस्टिकल मेथड से आप फॉरवर्ड लुकिंग इंडिकेटर भी बना सकते हो। तो ये गाल्च से हम लोग ने रेंज निकाला। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए वापस एक्सेल में आता हूँ, और अल्टीमेटली ये रेंज जो ई कॉलम है उसमें हमने या तो गाल्च से निकाला या मैन्युअली निकाला। अब क्वेश्चन ये है कि जब रेंज मेरा कम था तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन पे नहीं जा रहा हूँ, वो हमको करने की जरूरत भी नहीं है, तो मैं बोल रहा हूँ कि लेट्स से ये जो कैलकुलेशन है हमारा, दिस कम्स टू 11% फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब बाजार में कोई चीज 13 का बिक रहा है और 11 पे खरीदना है, अब बिल्कुल वो ट्रेड करोगे, और जो बचा जो 2% वो मेरा प्रॉफिट है। राइट। तो लोग आते हैं राइटिंग के लिए, तो पहली बात तो हमने अगर रेंज फोरकास्ट किया, और ये रेंज फोरकास्ट पहली बात कितना राइट जाना चाहिए इसके बारे में हम लोग ने चर्चा नहीं किया। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप बाजार का रेंज कॉपी कर रहे हो तो आपका स्ट्राइक रेट 65% है। ये हम रेंज फोरकास्टिंग क्यों कर रहे हैं, ताकि मेरा स्ट्राइक रेट 65 से बेटर हो पाए। तो हमको रेंज फोरकास्टिंग का एक ऐसा मॉडल चाहिए जो 65 से बेटर हो। और गाल्च यूज करने का रीजन क्या है कि आप स्टैटिस्टिकली डेटा को देखते हुए स्ट्राइक रेट इंप्रूव कर पाओगे गाल्च यूज करके। और हम लोग का जो आज तक का एक्सपीरियंस रहा है इस मॉडल में, इन दोनों स्ट्राइक्स को बेचने वाले जो कार्ड्स दिखा रहा है, नहीं, फिर यही तो इंटरेस्टिंग है, मैं बस उस पे आ रहा हूँ। अच्छा, हम लोग एग्जैक्टली वो नहीं बेचेंगे। तो अब हम उसमें थोड़ा सा बफर लेके चलेंगे। नहीं, डिपेंड करेगा, कंपेयर करेंगे बाजार क्या दे रहा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, बाजार क्या दे रहा है और क्या मिल रहा है पे कंपेयर करेंगे। अच्छा ठीक है। तो अब ये जो गाल्च किया है हमने, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे रहा हूँ। तो हमारा जो मॉडल है रफली 84% का स्ट्राइक रेट, रेंज फोरकास्टिंग का स्ट्राइक रेट, ये गाल्च से हम लोग अचीव कर पा रहे हैं। अगर और किसी के पास कोई डेटा के ऊपर है ये लगभग, हमको डेटा बैक टेस्टिंग का तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हमको खुद करते हुए 12 साल हो गए। अच्छा,
12 साल से हम खुद कर रहे हैं। जो लॉन्ग टर्म एवरेज है वो रफली 84% का आता है, जो रेंज फोरकास्टिंग का स्ट्राइक रेट की बात उस रेंज के अंदर मार्केट 84% रहता है, उसके बाहर नहीं जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। क्योंकि आप अगर स्कूल में भी जब हमने स्टैंड डेविएशन की पढ़ाई की थी तो ये चीज अचीव करना पॉसिबल है। हाँ ठीक है, सही। तो हम वही चीज को अप्लाई करते हैं। अब कई लोग इसे अलग अलग तरीके से करते हैं, जैसे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, कुछ लोग ओआई देखते हैं, ओआई के बेसिस पे निकालने तो ओआई का मैंने जो बैक टेस्टिंग किया तो मैं एग्जैक्ट नंबर बता पाऊंगा। अगर आप हाईएस्ट कॉल हाईएस्ट पुट, ये जो है, ये मैं कहावत बताता हूँ, जब बिल्ली दूध पीती है ना तो आंख बंद करके पीती है। अच्छा, मैंने देखी नहीं। उसको लगता है उसको कोई नहीं देख रहा है। हाँ ठीक है, लेकिन सब देख रहे हैं। तो वैसे ही ओपन इंटरेस्ट जो है वो ओपन सीक्रेट है। हाँ, ओपन सीक्रेट है। हमको लगता है कि हमको पता है, हाँ। पूरा बाजार को पता है। ठीक है, जब ट्रैप होंगे सब साथ में होंगे, राइट। तो इसीलिए मुझे लगता है मूवमेंट आती है, एक्चुअली आता है, बट आप उसका स्ट्राइक, मेरे पास एग्जैक्ट जो मैंने बैक टेस्टिंग किया है, जो 10 साल का पीरियड का बैक टेस्टिंग है, वो ये बताता है कि उसका स्ट्राइक रेट जो है वो 67% है। 2% ज्यादा है, बट इतना भी ज्यादा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा उस पर पैसे बन पाए। 65 नेचुरल है, 67 आपको मिलता है हाईएस्ट कॉल हाईएस्ट पुट को। अगर आप बेच रहे हो तो आपका स्ट्राइक रेट 67 है, तो कोई बहुत ज्यादा नहीं है। तो आपको खुद का फोरकास्ट, तो पहला जो चीज है, 2 स्टेप था जो मैंने बोला था आपको, राइटिंग इंप्रूव करना है तो 2 स्टेप करना पड़ेगा। पहला स्टेप है रेंज फोरकास्टिंग। अगर हम रेंज फोरकास्टिंग का स्ट्राइक रेट बढ़ा पाते हैं तब हमारा ट्रेड जो है वो प्रॉफिटेबल होगा। तो अब आते हैं सेकेंड स्टेप पे, जो अब रेंज फोरकास्टिंग हो गया। सेकेंड स्टेप है कि ट्रेड क्या लेना है। अब 2 चीजों के बीच में हम सिलेक्ट करेंगे, एक है सेलिंग अ स्ट्रैडल, एटीएम कॉल पुट दोनों बेच दिए, एंड सेलिंग अ स्ट्रैंगल। तो मैं स्ट्रैडल बता देता हूँ सर, इतने में हमने कोई बिगिनर्स के लिए कुछ नहीं बोला। तो स्ट्रैडल क्या होता है कि जब अभी मान लो निफ्टी चल रहा है 21,500, तो 21,500 का ही कॉल और 21,500 का ही पुट जब आप शॉर्ट कर देते हो, मतलब बेच देते हो, तो इसे बोलते हैं स्ट्रैडल को शॉर्ट करना। और स्ट्रैंगल होता है आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। 21,500 में मार्केट चल रही है, 21,800 बेच दिया, 21,200 बेच दिया, तो 300 पॉइंट दूर बेचा, इसे हम बोलते हैं स्ट्रैंगल। तो ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। बिल्कुल जी। तो अब हमें चूज करना है बिटवीन, अब ऐसा नहीं है कि रोज आके स्ट्रैडल बेचेंगे या रोज आके स्ट्रैंगल बेचेंगे, हमको अब अपना रेंज को बाजार से कंपेयर करना है। ठीक है, तो अब इसका वोलैटिलिटी लेट्स से 11 था, बाजार 13 दे रहा है, तो मुझे पता है मुझे अब ऑप्शन बेचना है, वोलैटिलिटी बेचना है, और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रेड है। तो मैं अब इसमें कौन सा ट्रेड लूंगा? तो इसका ट्रेड बहुत सिंपल है, मैं एक चार्ट ड्रॉ करता हूं, और जो वेगा, सो जब हम वोलैटिलिटी बेचते हैं तो हम अल्टीमेटली वेगा पे ट्रेड ले रहे हैं। वेगा का जो चार्ट है वो ऐसा दिखता है, ठीक है, और ये जो है हाईएस्ट जो पॉइंट है वो है एटीएम ऑप्शन। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मुझे इंप्लाइड वोलैटिलिटी बेच के कमाना है, मैथ्स ये बताता है कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, जो एटीएम ऑप्शन है उससे ज्यादा वेगा आपको मिल ही नहीं सकता। तो कोई सेकंड थॉट ही नहीं है कौन सा स्ट्राइक बेचना, कुछ थॉट ही नहीं है, एटीएम ऑप्शन। तो जब मुझे पता है कि मेरा एक्सपेक्टेशन 11 है, बाजार 13 दे रहा है, मैं एटीएम ऑप्शन बेच दूंगा, दैट विल गिव मी द मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, अब कॉम्प्लिकेटेड पार्ट कहां पर आता है, जहां पे हमने वीडियो की शुरुआत में जब बात की थी कि अगर मैं बोलता हूं कि मेरा रेंज एक्सपेक्टेशन ये सेकंड वाला है और ये है लेट्स से 16%, ठीक है, अब 16% बाजार मुझे दे रहा है 13%, मैं 13 को बेचूंगा और खरीदना पड़ेगा 16 पे, तो नुकसान हो जाएगा। तो मैं अब क्या करूं, कैसे जा करके, अगर मुझे फिर भी राइटिंग करना है, क्योंकि अभी भी तो किसी ना किसी रेंज के अंदर तो है, तो अब मुझे राइटिंग करना है, तो मैं कैसे जा करके करूंगा? आप स्ट्रैंगल बनाना पड़ेगा, स्ट्रैंगल बनाना पड़ेगा, और ये एक स्टेप है, बट स्ट्रैंगल कौन सा स्ट्राइक बेचूंगा जो 16% के हिसाब से आ रही है। अगर मैं बोल रहा हूँ इंट्राडे बेचना चाहता हूँ मैं, और ये मेरा इंट्राडे का रेंज है, अब यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू एग्जैक्ट तो है नहीं, थीटा भी बचा है, वेगा भी बचा है, सब कुछ बचा है। आज अगर एक्सपायरी नहीं है, मैं इंट्राडे में ट्रेड कर रहा हूँ, तो 750 का एग्जैक्ट स्ट्राइक तो मैं नहीं बेच सकता हूँ, क्योंकि तब तक थीटा 0 नहीं हुआ। तो ये थोड़ा सा टफ कैलकुलेशन है। तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे मशीन के हेल्प से, मैं बताता हूँ। पहले बैकग्राउंड क्या है, सॉल्व करने का एक बाउंड्री कंडीशन बोलते हैं। जब हम कोई एल्गोरिथम लिखते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, बहुत आपके समझ के लिए बता रहा हूँ मैं, अगर आप फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं तो अवॉइड कर सकते हैं, अल्टीमेटली हम स्ट्रैटेजी पे आएंगे।
बट कोई भी एल्गोरिथम जब जाके किसी चीज को सॉल्व करेगा तो हमको एक बाउंड्री कंडीशन डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ एक बाउंड्री कंडीशन डिफाइन करूंगा। मैं ये बोल रहा हूँ, अब इसका आंसर क्या है, अगर ट्रायंगल की बात करें तो लेट्स से मैं जा करके सिंथेटिकली क्रिएट करना पड़ेगा इस आंसर कि मैं दूर जाऊंगा, ठीक है। दूर जाऊंगा तो क्या हुआ, तेरा का ही वोलेटिलिटी है, लेकिन मैंने सिंथेटिकली, बिकॉज उस चीज का होने का प्रोबेबिलिटी कम है, मैंने प्रोबेबिलिटी के चलते इसको एम्पलीफाई कर लिया। सो लेट्स से ये चीज होने का प्रोबेबिलिटी 100 है, और मैं बोलता हूं कि अब मैं दूर चला जाता हूं, और अब जो चीज है वो होने का प्रोबेबिलिटी 0.8 मतलब 80% है, तो ये कितना हो जाता है 16। अगर मैं दूर चला जाता हूं, दूर जाके ऑप्शन बेचता हूं, तो प्रोबेबिलिटी को डिस्काउंट करना पड़ेगा, तो 16.5 का इंप्लाइड वोलेटिलिटी पे भी बेच सकता हूं अगर मैं दूर चला जाऊं। लेकिन दूर जाने में भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इंफिनिटी का स्ट्राइक बेच दूं कॉल का, कुछ मिलेगा नहीं, और पुट में 0 का बेच दूं तो नहीं मिलेगा। नहीं कुछ मिलेगा ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं मिलेगा। अब हमको जवाब क्या खोजना है, हमको दूर जाना है, लेकिन कितना दूर जाना है। अगर मैं इंफिनिटी पे चला जाऊं तो कुछ नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हमको एक मैथ्स को सॉल्व करना पड़ेगा। वो मैथ्स क्या है कि मैं जाऊं यहां से स्ट्राइक ऊपर लेकर के, लेकिन एक ऐसे पॉइंट तक जहां तक मुझे जरूरत है, जितना मुझे चाहिए भी मार्केट से, जितना मुझे चाहिए, लेकिन वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है, बिकॉज आज एक्सपायरी ऐसा जरूरी नहीं है। तो अब हम इसमें एक बाउंड्री कंडीशन डालेंगे। बाउंड्री कंडीशन क्या है कि राइटिंग में जनरली लोग अपना रिवॉर्ड टू रिस्क 1:1 रखते हैं। अगर मैं 1000 रुपया कमाने के लिए आया था तो 1000 रुपया से ज्यादा का लॉस नहीं करूंगा। तो मुझे मशीन को बोलना है कि एक ऐसा स्ट्राइक खोजो, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉल पुट, जहां पे मुझे ये 16.5 या जो भी मुझे 16 चाहिए वो मुझे मिले, और मेरा लॉस टू प्रॉफिट का जो इक्वेशन है वो 1:1 पे मेंटेन रहे कम से कम। वो पॉइंट कौन सा है, और ये मैं और आप मैन्युअली सॉल्व ही नहीं कर सकते। राइट, ठीक है, मशीन कर देगी। राइट, तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब वापस जाते हैं हम जो स्क्रीन हमने पहले खोला हुआ था, और मैं यहाँ पे इस सेक्शन में जाता हूं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो भी हमने रेंज सिलेक्ट किया, ठीक है, उसके हिसाब से मशीन बता रहा है अभी, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन बाजार का रेंज से कम है, इसलिए ऑलमोस्ट एक स्ट्रैडल बेचने के लिए बोल रहा है। मैं क्या करता हूं, मैं थोड़ा सा जो ये हमारा रेंज एक्सपेक्टेशन है इसको बढ़ा देता हूं। लेट्स से मैं बोलता हूं बाजार नीचे में ये रेंज और नीचे है, और ये रेंज और ऊपर है, ठीक है, ये रेंज थोड़ा सा और ऊपर है। तो अब क्या हुआ, आप देखो, मैंने इंटेंशनली किया है, ये एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी हमको नहीं करना है, बट मैं बता रहा हूं कि अगर ऐसा सिनेरियो हुआ होता कि हमारा रेंज एक्सपेक्टेशन बाजार का रेंज एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है, तो हम सिमुलेट कर रहे हैं कि कैसा स्ट्रैटेजी आता। अब आप यहाँ पे देखो, ये क्या बता रहा है कि पहली बात तो येलो है, मतलब ये स्ट्रैटेजी फीजिबल बहुत कम है, क्योंकि भाव अभी बाजार का कुछ और चल रहा है। लेकिन ये बता रहा है आपको, भले आपका जो अपर रेंज है वो कितना है, 21,800 का अपर रेंज है, बट फिर भी आपको 22,000 का कॉल बेचना पड़ेगा, क्योंकि आज एक्सपायरी नहीं। राइट, सिमिलरली लोअर रेंज 21,121 का है, लेकिन आपको और नीचे 20,800 का पुट बेचना पड़ेगा। तो अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेवल पे लेके आते हैं। अगर मैं थोड़ा सा रेंज को छोटा कर दूं, ठीक है, अगर मैं सिमुलेट करके बता रहा हूं कि अगर हमारा ये बाजार का सिचुएशन होता तो ये फीजिबल है। तो अब ये दिखा रहा है कि 21,750, मतलब अभी रेंज क्या सिलेक्ट किया है मैंने, 21,686 अपर, लोअर 21,160 का अगर रेंज एक्सपेक्टेशन होता तो बता रहा है अभी भी स्ट्रैडल नहीं बेच सकते, लेकिन अगर मुझे सिंथेटिकली ऑप्शन इस वोलेटिलिटी पे बेचना है तो 21,750 का मैं कॉल बेचूंगा और 21,000 का पुट बेचूंगा। स्ट्रैंगल बेचेंगे आप? स्ट्रैंगल बेचेंगे। तो अब मैं समराइज करता हूं थोड़ा सा। तो आपने स्टार्टिंग में जो बोला था कि भाई 15 की चल रही है अभी और मुझे 20 चाहिए मार्केट से, तो वो स्ट्रैंगल बेच के मिलेगा? स्ट्रैंगल बेच के मिलेगा, लेकिन एक पॉइंट आएगा जहां पे आपका 1:1 का रिवॉर्ड टू रिस्क मैच होगा। यहाँ पे हो रहा है? हाँ, आप देखो 650 का लॉस, 725 का प्रॉफिट। ये हमेशा 1:1 मैच करके देगा? 1:1 अगर पॉसिबल है, कोई भी स्ट्राइक का कॉम्बिनेशन तो मैच करके देगा। अगर कोई आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो जो हमने पहले देखा येलो में दिखा रहा था, अप्रोक्सीमेट मैच हो रहा था। अगर बिल्कुल ही नहीं मैच हो पा रहा है तो वो रेड में दिखेगा कि मैच ही नहीं हो पा रहा है। बट ये जैसे दिखा रहा है कि गामा रिस्क की ये सब जो बोल रहा है, मतलब वो फिर ध्यान रखना पड़ेगा ना? हाँ, इस पे हम अगर चाहिए तो हम इस पे आते हैं।
बट अभी पहले मैं समराइज करता हूँ। तो यहाँ पे अब मैं जितने लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये कंसेप्ट या थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा, बिकॉज कॉम्प्लिकेटेड है, जेन्युइनली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लेवल तो है। तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हमको एग्जैक्टली करना क्या है, मुझे लगता है ये लोगों का तब काम आएगा जब उनकी कैपिटल बड़ी होगी। भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग 50 लाख से ऊपर की कैपिटल होगी नहीं, बट अगर आप एक लॉट पे भी कर रहे हो तो थ्योरी तो सेम है। आप समझो ना, उससे फिर कुछ मिल नहीं रहा ना। किससे? लाख रुपए का बेच के माल, वो क्या ही कमाएगा, आप समझ रहे हो? एक हम लोग देखें स्ट्रैटेजी करके। लेट्स से मैं अगर बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और हम लोग ने खाली यहाँ पे क्या किया, या निफ्टी का जो हम लोग देख रहे थे वहीं पे देखते हैं कि बाय डिफॉल्ट क्या आंसर आ रहा है। तो निफ्टी का आप यहाँ पे देखो, एक दिन का ट्रेड में 2450 का प्रॉफिट पोटेंशियल है एक लॉट पे, एक दिन के ट्रेड में। तो अगर आप 2450, ये पूरा का पूरा प्रॉफिट तो आपको नहीं आएगा, ठीक है, तो मैं इसका लेट्स से 70% प्रॉफिट पकड़ता हूँ, 1700 रुपया, और लगभग 30 दिन में से आप, बट इसकी कैपिटल डिप्लॉयमेंट देखिए ना। हाँ, कैपिटल डिप्लॉयमेंट पे भी आ रहे हैं हम लोग। तो 1700 रुपया, ठीक है, और स्ट्राइक रेट अगर मैं बोल रहा हूँ 84 नहीं 80 पकड़ते हैं। बट वो एसएल दे रहा है, हाँ, मैक्स लॉस नहीं दे रहा, वहां पे निकलना पड़ेगा। अगर उतना लॉस आ गया तो निकलो। 1800 रुपया का लॉस, 2450 का प्रॉफिट। हाँ, 1800 का लॉस आकर निकलना है, राइट। वहां पे तो स्टॉप लॉस है ही, वहां पे हमको एग्जिट करना है। तो अभी ये कैलकुलेट करके देखते हैं कि 2450 भी पूरा नहीं आएगा, मैं तो बोल रहा हूँ, उसका भी 70% आएगा। तो अब आप 84% स्ट्राइक भी नहीं, 80% ही पकड़ते हैं हम लोग। तो दो जो ट्रेड में लॉस होगा वो आपका 2 प्रॉफिटेबल ट्रेड को ले जाएगा। तो 60% आपके पास बचा। स्ट्राइक रेट नेट क्या बचा, 60% बचा। तो 1700 को भी मैं मल्टीप्लाइड बाय 0.6 कर देता हूँ, ठीक है। तो नेट जितने लॉस होंगे और जितने प्रॉफिट होंगे का कंपैरिजन में 1000 रुपया मेरा बनेगा पर डे, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई रफली 21 ट्रेडिंग डेज है। और कैपिटल कितना लगेगा इसको करने में? 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम। तो इसको डिवाइड कर देते हैं। तो रिटर्न अगर आप देखोगे तो 14% का रिटर्न है मंथली। बट मैं मंथली बोल ही नहीं रहा हूँ कितना कमाना है। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम आएगी गैप अप गैप डाउन में इसमें, क्योंकि इसमें कोई हेज नहीं है। तो मैं उसी पे आ रहा हूँ। ये 14% का रिटर्न है रॉ। अगर आपने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हेज किया तो आप इसमें से आधा रिटर्न उड़ा दीजिए। आधा रिटर्न उड़ा दो, 7%। इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं 7। इसमें ब्रोकरेज कुछ नहीं इंक्लूडेड है, स्लिपेजेस नहीं है, ठीक है। इसको और यहाँ पे कर देते हैं कम, कि हम लोग अप्रोक्सीमेटली 4% और उसके अंदर ही चला जाएगा, राइट। वी आर स्टिल लेफ्ट विद 3 on a conservative side. On a conservative side it is good when you are selling, because मैंने अगेन जो बात बोली कि अगर किसी के पास एग्जांपल 1 करोड़ का कैपिटल है, वो 3% के हिसाब से 3 लाख रुपए महीने का बना रहा है, उसे अच्छा लगेगा, है ना। उसकी एक ट्रेड में जब उसका 1 लाख रुपए बनेगा, किसी में ज्यादा भी बनेगा, तो उसे अच्छा लगेगा, क्योंकि 1 करोड़ लगाया हुआ है। 50 लाख रुपए लगाया हुआ, उसका 50,000 बनेगा, उसे अच्छा लगेगा। बट अगर जो मैंने जनरली लोगों का देखा है ना, बिकॉज व्हेन दे आर कमिंग टू ट्रेडिंग, वो इस तरीके से सोचते नहीं है। उन्हें चाहिए, क्योंकि डायरेक्शनल सेलिंग का क्या मजा होता है, डायरेक्शनल सेलिंग में थोड़ा ज्यादा पैसा बन जाता है, कंपैरेटिवली रिस्क रहता है। बट डायरेक्शनल सेलिंग के ऊपर आई थिंक, क्योंकि अभी हमने जो बात करी ना, हमने प्योर साइडवेज मार्केट की बात करी है। तो आपने एडीएक्स से शुरू किया था, मैं वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ लोगों को। एडीएक्स शुरू किया, आपने आईवी के बारे में बताया, आपने स्ट्रैडल स्ट्रैंगल के बारे में बताया कि शॉर्ट करना है। मुझे लगता है कि लोगों को ना यहाँ पे पर्सनली ऑन अ पर्सनल नोट, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल के साथ साथ आयरन बटरफ्लाई, आयरन कॉन्डोर, ये स्टडी करना चाहिए, ठीक है। मैंने इनके ऊपर वीडियोस बनाया हुआ है, मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप आयरन कॉन्डोर के वीडियो तो जरूर देखिएगा, इट इज अ गुड वीडियो। पॉइंट नंबर 2, मुझे जो लगता है कि जो नेक्स्ट टॉपिक जिसके ऊपर हम शायद डिस्कशन करेंगे, और जो लोगों को अगर वो ऑप्शन सेलिंग सीखना चाहते हैं, जो सीखने की जरूरत पड़ेगी, वो होगी डायरेक्शनल सेलिंग, राइट। आईवी का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है समझना, पर डायरेक्शनल सेलिंग विल बी मोर प्रॉफिटेबल, मुझे जो लगता है पर्सनल साइड पे। और फिर एक जो मेरा वो चैनल वाला, जो मैंने रेंज वाला आपको डिस्कस किया था, वो मुझे लगता है पर्सनली कि वो एक अच्छा स्ट्रैटेजी रहेगा। तो लोग और डिमांड करेंगे तो हम सेलिंग के ऊपर और वीडियोस डेफिनेटली बनाएंगे। तो अभी हम लोग अगर लेट्स से डायरेक्शनल सेलिंग कर रहे हैं, तो इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया था आरपीजी के ऊपर, वो हेल्प करेगा, डायरेक्शनल सेलिंग के लिए हेल्प करेगा। लेकिन अगर बाजार में लेट्स से अगर हमें स्ट्रैडल स्ट्रैंगल्स पे जाकर के अगर राइटिंग करके कमाना है, तो हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं जहाँ पे के लिए अच्छा है।
इंट्राडे या पोजिशनल भी कर सकते हो। हाँ। बट बाजार अगर साइडवेज है तो और ज्यादा लुक्रेटिव है। बट अगर बाजार साइडवेज नहीं है तो ऑटोमेटिकली आप अगर यहाँ देखोगे तो जो अपर रेंज और लोअर रेंज है ना, जैसे आप यहाँ देखो जो कैंडल बंद हो रहा है उसमें अपर रेंज लोअर रेंज अपने आप बदलता रहेगा। मतलब अगर बाजार बहुत तेजी में है तो कॉल का रेंज और ऊपर चला जाएगा, पुट का रेंज पास में आ जाएगा। मंदी में है तो पुट नीचे और कॉल भी नीचे आता रहेगा। तो इस चीज को ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ साइडवेज मार्केट में करेंगे, बट साइडवेज मार्केट में रिटर्न ऑफ कोर्स थोड़ा सा ज्यादा बनने वाला है। तो मैं अभी हमने बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज की बात की, बट सिंपल वे में अगर आप यहाँ पे आके निफ्टी लिखते हो ये सब कुछ हो जाता है और आपको सीधा बताता है कि ये ट्रेड आपको लेना है। अच्छा, सीधा ट्रेड ही दे देता है। अभी हमने और उससे ये पैसा आएगा, ये जाएगा, इतना पैसा आपका टारगेट प्रॉफिट जो है उतना आपका प्रॉफिट आएगा और जो स्टॉप लॉस है उस पर आपको स्टॉप लॉस करके निकल जाना है। अब इसमें मैं सिर्फ एक चीज और बताता हूँ, क्योंकि जब राइटिंग कोई करता है तो अब मनी मैनेजमेंट पे आते हैं कि हमको प्रॉफिट कहाँ पे जाके बुक करना चाहिए। तो इसमें ट्रेल करना बहुत ज़रूरी है। तो एक छोटा सा चीज़ जो मैं काफ़ी अपने ट्रेडिंग पैटर्न में यूज़ करता था, बिकॉज हम लोग ने जो भी चीज़ें बनाई है वो सारी हमने बनाई है क्योंकि हम खुद यूज़ करते थे कभी ना कभी। तो अब ये अगर मैं एग्जीक्यूट अभी नहीं कर रहा हूँ ट्रेड को, बट मैं बता रहा हूँ ये प्रॉफिट जो है मेरा 2450 का, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ 80% प्रॉफिट, मतलब 1960 रुपये जब आएगा तब मैं एग्जिट कर लूंगा। और मैं उस चीज का एक अलर्ट सेट कर रहा हूँ कि जब 1960 रुपए आएगा मुझे बता देना, मैं ट्रेड काट दूंगा। स्टॉप लॉस आएगा तो ट्रेड काटना ही है। अब ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, ट्रेल आफ्टर प्रॉफिट। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि 1225 रुपया के ऊपर जब प्रॉफिट बनने लगे तब मुझे छोड़ना नहीं है, तब मुझे बुक करना ही है। लेकिन मैं राइड करता रहूंगा जब तक वो अपने पीक से, मतलब कंटिन्यूस हर टिक पे कैलकुलेट हो रहा है, जब वो पीक से 80% प्रॉफिट रिटेन करेगा, मतलब 20% गिर जाएगा। तो मतलब ये है कि अगर 2000 का प्रॉफिट हुआ उसका 80% कितना हुआ, 1600 रुपये। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर 2000 का प्रॉफिट हिट हुआ और वहां से जब 1600 मेरा मार्क टू मार्केट आया तब मुझे बता देना, तब मैं काटूंगा। तो ये जो एक ट्रेलिंग प्रॉफिट वाला जो पीस है, कंटिन्यूस ट्रेल, वो बहुत कम लोग, सिर्फ स्ट्रैटेजी में नहीं बहुत सारे स्ट्रैटेजी में यूज करना चाहिए। बट इसमें इसलिए जरूरी है क्योंकि जब थीटा डीके होता है, मार्केट क्लोज, आप पूरा दिन बैठे हैं, आप देख रहे हैं कि एक लॉट पे 1000 रुपये आ रहा है, पूरा दिन उतना ही आ रहा है। जब बाजार क्लोज होने के लिए जाएगा अचानक से वो 1000 का 5000 हो जाएगा विद इन 15-20 मिनट। तो जहां 1000 का 5000 होने वाला था वहां पे मैं था ही नहीं और पूरा दिन मैं स्ट्रैटेजी लेके बैठा हुआ था। तो उस टाइम पे ये जो प्रॉफिट ट्रेल का जो मेथड है वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और प्रॉफिट ट्रेल के थ्रू हम लोग इसको, और यहाँ पे हम लोग अलर्ट भी लगा सकते हैं, तो जैसे जब भी वो होगा तो हमको पता चलेगा, तब हम जाके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो समरी ये दो चीज, अगर आपको प्रॉफिट कमाना है ऑप्शन राइटिंग में, रोज आके रैंडमली अगर आप बेच रहे हैं तो अल्टीमेटली कभी ना कभी 3 साल 4 साल के पीरियड में आपका पीएनएल जीरो है, बल्कि आपको ब्रोकरेज और स्लिपेजेस पॉकेट से देना पड़ेगा। इसको प्रॉफिटेबल कैसे बनाएं, रेंज फोरकास्टिंग करके स्ट्राइक रेट बढ़ाना पड़ेगा हमको। और जब रेंज फोरकास्टिंग हो जाएगा उसके बाद अगर हमारा इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का एक्सपेक्टेशन कम है तब तो बहुत सिंपल है, स्ट्रैडल बेच दीजिए, कोई टूल वूल यूज करने की जरूरत नहीं, स्ट्रैडल बेच दीजिए। बट अगर हमारा इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है तब हमको मशीन का हेल्प लेके वो पॉइंट निकालना पड़ेगा जो स्ट्रैंगल हमें बेचना चाहिए, और वो स्ट्रैंगल हम बेचेंगे तब जा करके ये गेम पूरा प्रॉफिटेबल होता है। और हमने देखा कि अगर इसको सही तरीके से किया जाए, मैं कोई बहुत ओवर एक्सपेक्टेशन से बाजार में नहीं आना चाहिए, सही तरीके से किया जाए तो मुझे लगता है कि 3% मंथली लोग जनरली, बहुत सारे लोग कमाते हैं, उतना अप्रॉक्सीमेटली एक रिस्क कंजर्वेटिव लेकर के बनाना पॉसिबल है। तो पुष्कर जी, ये हमने एक स्ट्रैटेजी की आज बात की जहाँ पे ऑप्शन राइटिंग के बारे में थोड़ा सा, मे बी बिगनर नहीं बोल सकता हूँ मैं, थोड़ा सा इंटरमीडिएट के लेवल पे। अभी हम लोग एक एनुअल इवेंट करते हैं कॉन्सेप्ट में जो कि ऑप्शन सिंपोजियम के नाम से जाना जाता है। इंडिया का सबसे पहला ऑप्शन ट्रेडिंग इवेंट था। और फिजिकल प्रेजेंस के मामले में अगर आप देखेंगे वर्कशॉप मोड में हमारा लार्जेस्ट इवेंट जो होता है वो ऑप्शन सिंपोजियम है, जो कि 27-28 जनवरी 2024 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर होने वाला है। जितने एक्सपर्ट्स हैं, मतलब मैं अकेला तो हूँ नहीं, बहुत बहुत बड़ा बाजार है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उसके सामने। इतने सारे अच्छे अच्छे लोग जो कि कोई 100 करोड़ का, कोई 1000 करोड़ का बुक संभाल रहा है, खुद का पैसा डाल रहा है, इतना बड़ा। रिटेल को कभी एक्सपोजर नहीं मिलता है कि वो लोग किस तरह का स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं। वो मुझे कैसे पता चलेगा? जब तक मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ तब तक हो सकता है काफी लेट हो चुका हो, वो स्ट्रैटेजी का जूस तो खत्म हो गया। राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन सिंपोजियम में जितने भी बड़े एक्सपर्ट्स हैं
वो लोग आकर के, और हमारा फोकस बहुत क्लियर है, स्ट्रैटेजी का बात करना है, तो वो आकर के एक एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं और आपको ऐसे 20 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपको सीखने का यहाँ पे मौका मिलता है। तो आइडिया ये है कि जो एक्सपर्ट्स आएंगे वो खुद क्या यूज कर रहे हैं में से कोई स्ट्रैटेजी आके बता के जाते हैं, और अगर मैं एज अ रिटेल अगर वो स्ट्रैटेजी सीख पाऊँ, और जनरली उनको भी पता है कि जो ऑडियंस है वो मिक्स्ड है, तो ऐसा नहीं है कि सबके पास 100 करोड़ रुपए लगाने के लिए कोई 10 लाख रुपए भी लेकर के आ रहे हैं, तो मिक्स टॉपिक्स हम लोग लेकर के चलते हैं। और अगर 20 तो मैं नहीं डिप्लॉय कर पाऊंगा, बट 20 में से अगर मुझे मेरे काम का 2-3 स्ट्रैटेजी मिल गया जो मैं नेक्स्ट डे से जाके डिप्लॉय कर पाऊँ, तो काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। तो ये ऑप्शन सिंपोजियम मुझे लगता है कि जितने भी रिटेल ट्रेडर, एस्पायरिंग जो ट्रेडर्स हैं जिनको अपना गेम प्रॉफिटेबल बनाना है, उनके लिए सीखने का बहुत अच्छा मौका बन सकता है। राइट। तो अगर आप इस सिंपोजियम में आना चाहते हो तो इसका रजिस्ट्रेशन लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा। सो इसकी डेट्स एक बार बता दीजिए। 27 और 28 जनवरी 2024। और ये बॉम्बे में होगा, आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के अंदर ये पूर्ण का वर्कशॉप होता है। तो अगर आप चाहते हैं ऐसी स्ट्रैटेजी सीखना, थोड़ा सा एडवांस लेवल पर होता है, तो मैं बोलूँगा बिगनर्स मत जाइएगा, मतलब आपके सर के ऊपर से जाएंगी कई सारी चीज़ें। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग आता है और मुझे एक नेक्स्ट लेवल पर जाना है, तो आप इस सिंपोजियम को अटेंड कर सकते हैं। तो पुष्कर जी, मैं 2-3 आपको टॉपिक थोड़ा सा और डिटेल में बता रहा हूँ। वैसे तो 20 टॉपिक है, सारा तो नहीं बता पाऊंगा, बट एक 2-3 टॉपिक मैं यहाँ पे कवर करता हूँ कि जब बाजार, जो हम सभी जानते हैं कि बहुत स्ट्रांग अभी अप ट्रेंड चल रहा है, अब इस अप ट्रेंड में जब बाजार गिरता है, मीन रिवर्सल हम उसको बोलते हैं, तो कौन सा पॉइंट मुझे पकड़ के वहां पे ऑप्शन बाइंग करना चाहिए, ये एक स्ट्रैटेजी के बारे में बात होने वाला है। फिर नेक्स्ट ईयर अगर आप देखोगे तो वोलैटिलिटी का साल है, बिकॉज इलेक्शंस है, और 3-4 महीने तक वोलैटिलिटी बढ़ा हुआ रहेगा, और वोलैटिलिटी मतलब ट्रेडर का पैसा, प्रॉफिट वहां से कमाया जा सकता है। तो उस वोलैटिलिटी को कैसे कैप्चर करें, ऑप्शन ट्रेडिंग करके हम कैसे उस वोलैटिलिटी को कैप्चर करें, ये एक टॉपिक है। फिर जीरो डीटी, जो कि काफी आजकल हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट तक में बहुत फेमस है, तो जीरो डीटी के ऊपर हम लोग इंडियन मार्केट में एग्जैक्टली कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो इस तरह के डाइवर्स टॉपिक के ऊपर चर्चा होने वाली है, और लोग अपना किस तरह से वो खुद का पैसा डिप्लॉय करते हैं, इस चीज पे बात होगी। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अच्छा, जो हमने यहाँ पे सारी डिस्कशन करी है कॉन्सेप्ट पे करी है, तो कॉन्सेप्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप चाहें तो ऐप पे रजिस्टर कर सकते हैं और इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। फाइनली आई होप दिस वीडियो इज वैल्यूएबल। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने मैक्सिमम फ्रेंड सर्कल के साथ। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।